तो जनाब मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पर उनको सही रिसोर्सेज ना मिलने के कारण ओपन सोर्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ओपन सोर्स किस तरीके वर्क करता है, हम लोग किस तरीके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आज आपने एक कंप्लीट वीडियो देख ली तो जो भी टाइम आप इस वीडियो में इन्वेस्ट करने वाले उसके बदले में आपको ओपन सोर्स की सारी जानकारी हो जाएगी। सिर्फ जानकारी, हम लोग थ्योरी में बात नहीं कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकल देख रहे होंगे कि किस तरीके से ओपन सोर्स में कोड को कंट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से पुल रिक्वेस्ट की क्रिएट की जाती है और सारे एक एक मेथड को समझने वाले हैं। ये वीडियो बनाने से पहले बस मेरा एक ही मोटिव है कि ये वीडियो देखो और उसके बाद दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ओपन सोर्स से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो आपके मन में होगा उसका सारा आंसर यहाँ पे आपको मिल चुका होगा। साथ में आपको प्रैक्टिकली चीजें भी आ चुकी होंगी, कौन कौन सी आपको गिट कमांड की जरूरत पड़ेगी वो भी आप यहाँ पे देख चुके होंगे। साथ में जितनी भी चीजें बताऊंगा उसके एक स्लाइड्स बना के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। जब वीडियो कंप्लीट देख चुके होगे तो उसको डाउनलोड कर लेना। इन फ्यूचर कभी भी कोई चीज भूल रहे हो तो रिवीजन हो जाएगा। और ये एक अकेली वीडियो ऐसी होगी जो ओपन सोर्स से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर कर देने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए समझते हैं ओपन सोर्स क्या है। सामने स्लाइड्स खुली हुई हैं, वन बाय वन हर एक टॉपिक को समझेंगे। मुझे अंदाज है कि आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो कुछ इसमें बता दूंगा उसके बाहर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। बस आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जो ओपन सोर्स के लिए आपको काम में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इतना क्लियर समझो कि ये वन शॉट वीडियो होगी, इसमें सब कुछ कवर होगा, प्रैक्टिकल भी थ्योरिकल भी। प्रैक्टिकल लास्ट में करेंगे, पहले थ्योरिकल टॉपिक्स को समझ लेते हैं। ओके, एक काम करना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा फोकस के साथ देखोगे तो हर एक टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा। आप पूरी वीडियो देखो, टॉपिक समझाना मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज ओपन सोर्स। अगर हम लोग ओपन सोर्स की बात कर रहे हैं तो हमको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ओपन सोर्स एक्चुअल में है क्या। तो देखो, ओपन सोर्स एक चीज है, साथ में हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन शब्द जो है वो सभी को मालूम है कि हम लोग कुछ योगदान अपना दे रहे हैं। बट ओपन सोर्स वर्ड की मीनिंग मैं पहले क्लियर कर देता हूं। आप कोडिंग पढ़ रहे हो, कॉलेज में होगे, आपकी प्लेसमेंट लगेगी, मान लो आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में कहीं पे काम करने गए। गूगल के अंदर आप काम कर रहे हो, गूगल के बहुत बड़ा कोड बेस है। गूगल पे का अलग है, यूट्यूब का अलग है, एडसेंस का अलग है, गूगल मैप का अलग है, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। आप मान लो गूगल पे के किसी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको सारा कोड बेस ओपन करके नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ एक ब्रांच दी जाती है, उस ब्रांच के अंतर्गत आपको काम करना होता है। वो जब आप काम कर लोगे तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके काम को चेक कर लेंगे कि आपने जो कोड लिखा है वो सही है या गलत है। अगर वो कोड सही है तो वो जो कोड है वो मेन प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो बहुत बड़ा कोड बेस होता है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सब कुछ आपको नहीं दिखाया जाता है, आपको सिर्फ एक पार्ट उसको दिया जाता है, उसमें आपको उसमें काम करना होता है। ठीक है, तो वो कोड क्या है, आपसे छिपा हुआ है, पर काम आप उसमें भी कर रहे हो। वहीं अगर आप अपोजिट साइड देखो, ओपन सोर्स में क्या होता है, सारा कोड बेस ओपन होता है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसका कोड बेस ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई भी पर्सन जाकर उस कोड को देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। ठीक है, और कंट्रीब्यूट भी कर सकता है अगर वो कंट्रीब्यूट करना जानता है तो। सेम चीज आप कंपनी के साथ भी कर रहे हो, सेम चीज आप ओपन सोर्स में भी कर रहे हो। कंपनी आपसे सारा कोड छिपा के रखती है, ओपन सोर्स में आपके सामने सारा कोड खुला हुआ रखा हुआ होता है। बट कोड आपको किस तरीके लिखना है, किस तरीके से आप उस कोड को मेन कोड के साथ मर्ज करा सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत समझते हैं। तो ये समझ में आया कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है, कि फ्रीली पूरा प्रोजेक्ट का कोड ऑन इंटरनेट लाइक गिटहब जैसी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, कोई भी जाकर देख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वही हम लोग बात करते हैं, जब कोई पूछता है व्हाट इज ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स जब तक पूछा, जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा, तो आप कह सकते हो कि कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट का सोर्स कोड जब इंटरनेट पे अवेलेबल है तो उसे ओपन सोर्स कहते हैं। और जब वही कंट्रीब्यूशन शब्द ऐड हो जाता है तो हम लोग उसमें जो योगदान करते हैं उस ओपन सोर्स कोड में, उसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कहते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, एक प्रोफेशनल डिफिनेशन समझ सकते हो कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब है किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब आप समझ चुके हो, अपना योगदान देना। जैसे कि कोई बग फिक्स करना, भाई कोई प्रोजेक्ट है, कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी है, हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत बग होता है, वल्नरेबिलिटीज होती है, कमियां होती हैं, उन बग्स को फिक्स करना, नए फीचर्स को ऐड करना, साथ में डॉक्यूमेंटेशन को इंप्रूव करना।
जो ये प्रोजेक्ट होते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन काफी बड़ी होती है, इनहैंस होती है, बहुत अच्छे से लिखी जाती है जिससे सभी लोग उसको समझ सकें। अब डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई लिंक काम नहीं कर रहा है, कहीं पे मान लो आपने कुछ लिखा ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गई, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन को भी देखते हो। अगर आपको नॉलेज है अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी पर्पज से रिलेटेड चीजों की, तो आप उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप कोड में ही कंट्रीब्यूशन करोगे। कोड में कंट्रीब्यूशन करना इज अ पार्ट, 80% पार्ट आप कोड में करते हो, पर 20% आप बाकी चीजों में भी हेल्प करते हो, जैसे डॉक्यूमेंटेशन को सही करना। जो इशू इशू का मतलब क्या होता है, किसी ने बताया कि ये प्रॉब्लम है, उनको समझना, जो पुल रिक्वेस्ट आ रही है उनको देख लेना, और भी काफी सारी चीजों में हेल्प करना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, या टेस्टिंग करना यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाना और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना होता है। भैया ये एक पूरी कम्युनिटी होती है जो एक दूसरे का हैंड होल्ड किए होती है, पकड़े होती है, और सब मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। किसी एक पर्सन को कोई प्रॉब्लम आई, दूसरे ने हेल्प कर दी, दूसरे को प्रॉब्लम आई, तीसरे ने हेल्प कर दी, सब एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी स्किल्स एंड नॉलेज का यूज करते हुए किसी प्रोडक्ट को इनहेंस कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब कौन कौन सी प्रोजेक्ट ओपन सोर्स हैं? बहुत सारे, अनगिनत, मतलब अनगिनत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि गिना जा सकता है, क्योंकि जिस चीज का डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट है, आप आंकड़ा निकाल सकते हो। पर अगर एक पर्सन से आप पूछोगे तो ऐसे उंगलियों पे नहीं गिन सकता, इतने प्रोजेक्ट हैं। आप मान के चलो एंड्रॉइड यूज करते हो मोबाइल में, ठीक है, जो कि गूगल का है, कितना ज्यादा मास प्रोडक्शन है, कितना ज्यादा लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं। ठीक है, आईफोन की तुलना में एंड्रॉइड काफी ज्यादा यूज किया जाता है। एंड्रॉइड पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। कुछ पार्ट अगर देखें, मतलब कुछ पार्ट को छोड़ दे तो बाकी 90% पार्ट ओपन सोर्स है। उसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बट हाई सिक्योरिटी रहती है, लोग चेक करते हैं, तब जाके उसमें कोड मर्ज किया जाता है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है, बहुत से लोगों का पसंदीदा है, वो भी ओपन सोर्स है। तो काफी बड़े प्रोजेक्ट जो अच्छे हैं, मार्केट के अंदर अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं, वो ओपन सोर्स हैं। ये हो गया। आप जेंगो यूज करते हो, पाइथन के फ्रेमवर्क है, वो हो गया। टेंसर फ्लो पाइथन के अंदर ही आती है, वो हो गया। रिएक्ट हो गया, पता नहीं ऐसे नोड जेएस, कितने सारे फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग इंजन्स, ब्राउजर्स, सब एक तरीके से काफी सारे ओपन सोर्स हैं। कुछ चीजें ओपन सोर्स नहीं है जो डायरेक्टली मेन पैसे कमाने के लिए ही कंपनीज बनाती है। ठीक है, तो व्हाट इज ओपन सोर्स पता है। कौन कौन से फेमस दो तीन को तो जान लो। लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, जेंगो हो गया, टेंसर फ्लो हो गया, नोड जेएस हो गया, रिएक्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फेमस भी हैं और ओपन सोर्स भी है, ये भी आपको पता चल गया। अब आते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स। भैया क्या बेनिफिट होता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का? बेनिफिट्स बताने से पहले इस पर्सनल चॉइस, हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि मैं कहां पर अपना योगदान दूं। ठीक है, कोई किसी फील्ड में दे रहा है, कोई किसी फील्ड में दे रहा है। वैसे जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपने खाली समय में या जब वो कोई किसी प्रोजेक्ट पे नहीं होते हैं तो वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वो उनकी एक दिल की फीलिंग है कि मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम करूं, लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनाऊं, अपना योगदान दूं, जिससे टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की हेल्प हो और ये दुनिया की ग्रोथ होती रहे। ठीक है, टेक सेक्टर में। बट कुछ पॉइंट्स तो निकल के आते होंगे कि ये पॉइंट्स इनके कारण मेनली काम किया जाता है। सबसे पहला, पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हो किसी बड़े प्रोजेक्ट में, आप जरा इमेजिन करें जब आप रिज्यूमे में डालेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैंने ये चीज कंट्रीब्यूट करी है, या फिर मेरे लिखा हुआ कोड आज कितने लाखों करोड़ों लोगों द्वारा यूज किया जा रहा है, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। आप दूसरे के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लोग समझते हैं कि आज बंदे को एक्चुअल एक्सपीरियंस है बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का। तो हम लोग अगर प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के नजरिए से देखें तब भी हमारा रिज्यूमे काफी पावरफुल हो रहा होता है। एक पर्सनल व्यक्तित्व के रूप में देखें तो अपनी पहचान बना रहे होते हैं टेक सेक्टर के लोगों के नजर में। ओके, दूसरा, नेटवर्किंग। भाई आप अकेले तो नहीं कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े डेवलपर, मेंटर, कंट्रीब्यूटर सब एक जगह पे जुड़े हुए हैं, जो आपसे 5-5 साल 10-10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। उनको मार्केट जानती है, वो इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहे हैं। आप उनके साथ काम करोगे, कुछ दिन बाद वो आपको जानेंगे।
ऐसे ही जब आप सीनियर हो जाओगे तो आपसे कुछ जूनियर आएंगे, वो आपको जानने की कोशिश करेंगे। तो एक दूसरे के नेटवर्क का जाल बनता है जिससे एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं कि हाँ अच्छी चीज होती है। चार लोग जानते हैं, कभी कोई हमें हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी तो हम किसी की हेल्प कर देंगे, कभी किसी प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो कोई दूसरा हमारी हेल्प कर देगा, कभी कहीं मुझे मान लो प्लेसमेंट की कहीं बैठे हुए हैं कि नहीं अब तो चाहिए प्लेसमेंट काम करना है तो कोई सजेशन दे देगा। इस तरीके से नेटवर्क अच्छा बनता है। जैसे हम लोग लोकली अपने फ्रेंड्स बनाते हैं वैसे करियर में प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे नेटवर्किंग करके अपने फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। क्लियर है। करियर अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने बात करी कि जॉब्स की या प्लेसमेंट की, तो जब आपको चार लोग जानेंगे तो इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ पाओगे। कभी अगर कहीं पे आपको किसी जगह किसी की मान लो सलाह की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है, आपको मिलेगी। कहीं आपको प्रमोशन की जरूरत है, कोई के जरिए अगर हो सकता है तो वो हो सकता है। कहीं कोई आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली किसी को तो वो आपको सजेस्ट कर सकता है, चाहे वो जॉब प्लेसमेंट की हो, इंटर्नशिप की हो या किसी और सर्टिफिकेट प्रोग्राम की हो। किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी करियर से रिलेटेड अगर किसी एक को मिलती है तो वो लोग साझा करते हैं। और खासकर मैं ये बोलूंगा दुनिया में हजारों तरीके की डोमेन से हजारों तरीके के लोग हैं, सब एक दूसरे से स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। पर मैंने एक चीज अपने इस पूरे एक्सपीरियंस में देखी है, कोडिंग सेक्टर ऐसा है, सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं कि आज मैं इसकी हेल्प करूंगा कल ये मेरी हेल्प करेगा, इस तरीके से सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट को बनाते हो तो लाखों सारी डिपेंडेंसीज आप डालते हो, काफी सारी लाइब्रेरीज थर्ड पर्सन की यूज करते हो। किसने बनाई? किसी ने तो बनाई होगी। इस तरीके से सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये पूरा डोमेन कितना, देखो टेक कितना ज्यादा फास्टली आगे बढ़ रहा है। सारे डोमेन की अपेक्षा टेक्नोलॉजी काफी तेजी चलती है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को पावर दे रहे हैं। एक अकेला बंदा तेज भाग सकता है, दूर तक नहीं जा सकता है, पर जब सब साथ हो जाते हैं तो तेज भी भागेंगे और दूर तक भी जा पाएंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिटी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एक कम्युनिटी में होते हो, चार डेवलपर्स बड़े होते हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको भी समझते हैं, फिर आप भी उनकी तरीके बनना चाहते हो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। कोलेबोरेशन कोलेबोरेशन स्किल्स बढ़ती है। भाई हम लोग को बातचीत करनी नहीं आती, प्रोफेशनल तरीके से साथ में रहकर हम लोग बात करना सीख जाते हैं, ईमेलिंग करना सीख जाते हैं, कोल्ड ईमेल करना सीख जाते हैं, कैसे किसी से हेल्प मांगी जाती है, कैसे किसी को हेल्प दी जाती है, कैसे चीजें सीखी जाती हैं, कैसे कोई सलाह ली जाती है, एक दूसरे से कोलेबोरेशन कैसे किया जाता है, चाहे वो आप एक वन टू वन बात करने का हो या एक ग्रुप में बात करने का हो, वो सब चीजें आप सीखते हो। लर्निंग कोडिंग प्रैक्टिस, लर्न कोडिंग प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस वाली प्रैक्टिस तो होती ही है, जैसे कि आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते हो। एक प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो हर प्रोजेक्ट हर अपनी एक लाइब्रेरी बोल लो या फिर रिपोजिटरी जो होती है उनकी एक डिमांड होती है कि हमारे में अगर कोड इस तरीके से लिखा है तो आप भी इस तरीके लिखोगे, फंक्शन के इस तरीके से नाम दिए जाते हैं तो आप भी उसी तरीके नाम दोगे। तो जो प्रोफेशनल बोल सकते हो, जो ऑफिशियल तरीके से कोडिंग लिखी जाती है उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो आपको सीखने को मिलती है। किस तरीके से जब हम लोग प्रोफेशनल कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स के नाम, फंक्शंस के नाम, किस तरीके से हम लोग कमेंट्स करते चलते हैं, सारी नई नई चीजें आपको एक दूसरे से जानने पर ही मिलती हैं। इनका कोई कोर्स नहीं होता है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं होती जहां आप सीख लोगे, ये एक्सपीरियंस और नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से आदमी सीखता है। क्लियर है। उसके बाद पैसे की भी बात होती है, पर हालांकि मैं कहूंगा कि जो ओपन सोर्स है वो इतना ज्यादा पैसे के लिए नहीं चलता है। आप इससे कुछ खास कमाते नहीं हो, नाम भले बना लो ज्यादा, कमाने के लिए इनसे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम होते हैं जो अभी हम लोग लास्ट में बात करेंगे, उनसे आप कमाते हो डायरेक्टली। डायरेक्टली बोल लो या इनडायरेक्टली बोल लो, पर डायरेक्टली आप ओपन सोर्स से नहीं कमाते हो, उनसे भले कमाओ, वो इससे जुड़े हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स प्रोग्राम ही होते हैं। बात करेंगे अभी लास्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट स्किल्स आर नीडेड फॉर ओपन सोर्स। अगर हम लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं तो हमको किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, ओपन सोर्स में क्या है? कोड है। कोड में क्या हो सकता है? एक वेबसाइट हो सकती है, एक एप्लीकेशन हो सकता है, कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एआई वगैरह हो सकता है, या कोई डेटाबेस हो सकता है, यही सब चीजें तो हो सकती है। तो ये चार सेक्टर मेन है। एक है आपका वेब डेवलपमेंट, ठीक है। देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा लेकर चलना चाहूंगा। एक है आपका वेब डेवलपमेंट,
वेब डेवलपमेंट में आपका मर्न स्टैक, मेन स्टैक आता है। अगर आपने कोई एक स्टैक भी अच्छे से सीख रखा है, मतलब कुछ प्रोडक्ट बना रखे हैं, कुछ चीजें कोड कर रखी हैं, आप आराम से जाएं, आपको बहुत सारी रिपोजिटरी, बहुत सारे फेमस फ्रेमवर्क्स के अंदर काम करने को मौका मिलेगा। चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं ऐप डेवलपमेंट में। अगर आपको ऐप में भी दो तरीके के आते हैं, नेटिव एप्स आते हैं, कोर एप्स आते हैं। कोर एप्स आपके जावा कॉटलिन से बनते हैं, नेटिव फ्लटर आ गया, रिएक्ट नेटिव आ गया। इस तरीके से आप ऐप बनाते हो। अगर ऐप्स की नॉलेज है तो भी आपको बहुत सारे ओपन सोर्स आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलेगी, उनके अंदर काम कर सकते हो। फिर अगर आपको एआई एमएल की नॉलेज है तो बहुत सारी फ्रेमवर्क्स है जिन पे आप काम कर सकते हो। टेंसर फ्लो हो गई, कैगल का शायद है आई थिंक, बहुत सारी हो गई, ठीक है। तो वो तो पता लग जाएगा, भी हम लोग सीख भी लेंगे कैसे निकालना होता है। पर मेन चार सेक्टर डेटाबेसेस के अंदर आपको एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये सब के अंतर्गत अगर आता है तो आप डेटाबेसेस पे काम कर सकते हो। ये चार सेक्टर है, इनमें एक में कोई आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अच्छे से का मतलब ये नहीं कि 5-6 साल की नॉलेज, अच्छे का मतलब ये है कि आपने उसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाए हो, आपको उसका कोड समझ में आता हो, आप उसमें कोड लिख पा रहे हो, आपका लॉजिक क्लियर हो, बस इतना। 5-6 साल की नॉलेज नहीं है, 1 साल के अंतर्गत भी आप सब सीख के तुरंत ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हो। ओके। उसके बाद सबसे जो मेन है वो है यहाँ पे आपका वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझको लगता है। क्यों? क्योंकि बिना इसके आप कैसे करोगे? कोई प्रोजेक्ट गिटअप पे पड़ा, उसको अपने लोकल सिस्टम के अंदर लाना है, उसके लिए कुछ कमांड्स यूज होंगी। फिर उसमें जब आप कंट्रीब्यूट कर लोगे तो उसमें कमिट करना होता है, उसके लिए कमांड यूज करेंगी। ब्रांच बदलनी है, कमांड यूज होंगी। आपको कोड वापस से पुश करना है, कमांड यूज होंगी। तो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटे में कोई भी सीख सकता है, जिसको एक सीखने की भूख हो। 3 से 4 घंटे, महीने तो दूर गए, 1 हफ्ते लगा दिया मास्टर हो जाओगे। 3 घंटे का प्रॉपर वर्जन कंट्रोलिंग का कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। ना आता हो जाकर सीख लेना, आता है तो वेल एंड गुड। इस प्रोजेक्ट में जो ये वीडियो चल रही है, यहाँ पे जो मैं सिखाऊंगा उसमें मैं वर्जन कंट्रोलिंग कमांड्स भी बता दूंगा कि कौन कौन सी यूज होती हैं, उनका क्या क्या यूज है, करके दिखा दूंगा। बट आपको वर्जन कंट्रोलिंग का पूरा एक कोर्स कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, उनको ऐसे अगर मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा वो पॉसिबल नहीं है। उसका अपना अलग कोर्स बना है, आप एक बार जाके वर्जन कंट्रोलिंग सीख ले। वर्जन कंट्रोलिंग में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, ऐसे तो बहुत है पर मेनली 2 चीज होती हैं, गिट और आपका गिट हब। इतना सीख लिया आपका काम हो जाएगा। खासकर गिट हब तो 20% है, 90% गिट है, ठीक है। गिट हब 20%, 90% क्या है? गिट। इसकी कमांड्स होती हैं, सारी कमांड देख लो, बहुत सरल होती हैं, सिर्फ समझना होता है कि कौन सी कमांड कब यूज करनी है। वो समझ गए, जीवन में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो गिट और गिटहब पे अगर आप बोलोगे तो एक नया कोर्स भी बना देंगे। वैसे वो कोर्स वेल एंड इनफ है, बहुत बढ़िया है। पर अगर आप कहोगे तो बहुत अच्छा सा एक देख के, अच्छे से समझ के एक स्ट्रक्चर वाइज और कोर्स बनाएंगे। पर वो जो कोर्स बनाया था वो भी कोई ऐसे नहीं बनाया। जब मैं कोई भी कोर्स हो, कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं तो इस पर्पज से बनाता हूं कि अगर 10 साल तक भी वो रिलेवेंट रहे, अगर उसमें कोई चीज चेंजमेंट नहीं होती है। तो गिट में कभी जल्दी कोई चेंजमेंट इतना देखने को नहीं मिला, कोई कमांड अभी तक नहीं बदली है। वो कोर्स देखोगे तब भी सीख जाओगे, नया मैं बनाऊंगा तो उससे तो सीख ही जाओगे। तो वो तो नया जब आएगा जब आएगा, अभी के लिए वो कोर्स आपके लिए 3 घंटे में मैंने एक एक चीजें सिखा दी कि वर्जन कंट्रोलिंग करते कैसे, कमांड तो आप सीख ही जाओगे। ओके, यहां तक समझ में आया? वर्जन कंट्रोलिंग आपने सीख ली, गिट एंड गिटहब और कोई एक स्किल, चाहे वेब डेवलपमेंट की, ऐप डेवलपमेंट की, एआईएमएल की, किसी एक की। जैसे मैं मर्न स्टैक डेवलपर हूं, मुझे मर्न की नॉलेज है, मैं मर्न में कोई भी प्रोजेक्ट को उठाऊंगा, कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। अब आते हैं, व्हाई डू कंपनीज मेक देयर कोड ओपन सोर्सेस? ओके, अब भैया यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो अपने कोड को ओपन सोर्स क्यों करती है? उनका भी कुछ फायदा होता होगा, बिल्कुल होता है। सबसे पहले अगर कोई स्टार्टअप है, वो काफी सारे डेवलपर्स को हायर नहीं कर सकता है, तो कॉस्ट रिडक्शन आ जाती है। जब आप किसी चीज को ओपन सोर्स कर देते हो तो वो सब अपना समझा जाता है कि ये अब मेरा है, मुझे इसमें काम करना है। तो सीनियर लेवल के डेवलपर, जूनियर लेवल के डेवलपर सभी उसमें काम कर रहे होते हैं। तो इतने ज्यादा डेवलपर आपको हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉस्ट बचती है। फास्टर इनोवेशन देखने को आपको मिलेगा। क्यों फास्टर इनोवेशन देखने को मिलेगा? क्योंकि आप खुद से अगर डेवलपर हायर करते तो 4, 5, 6, पर जब आपने ओपन सोर्स में डाल दिया तो कितने ही लोग उसमें कर रहे हैं, कितने लोग अच्छा अच्छा कोड डालेंगे, अलग अलग दिमाग सभी का, सब अलग अलग एक एक्सपीरियंस लेकर आए हुए हैं, सबकी नॉलेज अलग अलग है और सब अच्छे नॉलेज में है। तो सब अपना अपना दिमाग देंगे, सब अपना अपना कोड लिखेंगे,
तो वो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इनोवेट हो जाता है, काफी तेजी से उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। जितने भी प्रोजेक्ट हो, चाहे Node.js हो, रिएक्ट हो, Django हो, ये कितनी तेजी से पॉपुलर हुए, कितनी तेजी से आगे जाके इनमें ग्रोथ देखने को मिली, चाहे कोड के नजरिए से या पॉपुलरिटी के नजरिए से, क्योंकि वो ओपन सोर्स थे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं एडॉप्शन एंड पॉपुलरिटी की। जो मैं बात कर रहा था वही टॉपिक है कि एडॉप्शन एंड पॉपुलरिटी इसलिए हम लोग कहेंगे कि ओपन सोर्स में आने के बाद एक ये होता है कि हम लोग उसको देख के ट्रस्ट करने लगते हैं कि हाँ ये चीज सभी लोग के सामने है, कोड भी सबके सामने है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम लोग का ट्रस्ट इशू हो। ओके, तो पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, लोग अडॉप्ट करते हैं, उस चीज का यूज करते हैं कि हाँ अब ये ओपन सोर्स है तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ओपन सोर्स चीजें जल्दी पॉपुलर होती है, उनका अडॉप्शन जल्दी लोग अडॉप्ट कर पाते हैं, इकोसिस्टम क्रिएट होता है। इकोसिस्टम क्रिएट होने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल अगर मैं रिएक्ट जेएस का दूं, कितने लोग रिएक्ट का यूज करके अपनी वेबसाइट्स बनाते होंगे, अपनी एप्लीकेशन बनाते होंगे, जल्दी से जल्दी उसको अडॉप्ट भी किया, उस पे एक इकोसिस्टम आज के समय पे खड़ा है, कितने सारे प्रोजेक्ट रिएक्ट पे बने हुए हैं, बने हैं ना। अब आप सोचो एक इकोसिस्टम बन गया, आया तो एक चीज था, उससे कितनी चीजें बनी, तो पूरा इकोसिस्टम है जो कहीं ना कहीं उस ब्रांड उस कंपनी को पावर एम्पावर करता है। रिएक्ट किसका है, मेरे हिसाब से मेटा का, फेसबुक का। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं नाम जब आता है तो मेटा का आता है, उसने बनाया था, पर कंट्रीब्यूट किसने किया, पूरी दुनिया ने करा, जितने भी लोग उस पर काम कर रहे हैं उन्होंने किया। अब इस तरीके से एक इकोसिस्टम बना जो कि सभी यूज कर पा रहे हैं, तो ये चीज भी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू फाइंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओपन सोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे ओपन सोर्स के लिए। किसी को AIML की चाहिए, किसी को वेब डेवलपमेंट की चाहिए, किसी को किसी और फील्ड की चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम आएंगे, किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। देखो इसमें 3 पॉइंट हैं, ज्यादा कुछ समझने वाली चीज है नहीं। एक है जीसॉक। जीसॉक क्या होता है अभी लास्ट में बात करेंगे, थोड़ा बता देता हूं। गूगल समर ऑफ कोड इसको बोलते हैं। हर साल बहुत सारी ओपन सोर्स कंपनीज अपने अपने प्रोजेक्ट लिस्टेड कराती हैं, कुछ बच्चे आते हैं वो लिस्टिंग करते हैं, दोनों एक दूसरे के जुड़ते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको पैसा मिलता है बच्चों को स्टाइपेंड के रूप में, और कंपनीज को उनको अच्छे से अच्छा कोड मिलता है। तो ओपन सोर्स अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है तो सबसे बढ़िया जीसॉक होता है। जीसॉक के पेज पे जाओ, आपको अपने हिसाब की सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, आप उनमें से छाट कर कोड कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद रिसर्च कर सकते हो एआई के जरिए। आज के समय में जेमिनी, GPT-4, इनसे आप पूछो तो सही, 10 मिनट दोगे, पता नहीं कितनी आपको ऑर्गेनाइजेशन, कितनी रिपोजिटरी बता देंगे जिनमें आप कोड कंट्रीब्यूट करके सीख सकते हो। गूगल सर्च करो, आपको गूगल के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो डालती हैं अपने क्या कहते हैं आर्टिकल्स, इस टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे, आप जाकर ढूंढ के कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे किसको बताऊंगा, मेरे हिसाब से सबसे सही जीसॉक होता है। जीसॉक को समझते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप लिखो जीसॉक 2024 ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं यहाँ पे पहला पेज आया, इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप नीचे आते हो, सारी ऑर्गेनाइजेशन 52 नॉर्थ, अबाउट कोड, AFL प्लस प्लस, और आपकी ये जैसे अकॉर्ड प्रोजेक्ट, ये सारी ओपन सोर्स ही ऑर्गेनाइजेशन सारी। एसिंक API और ब्लेंडर काफी फेमस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, 3D मॉडल्स बनाने के लिए। ये जितनी भी आप देख रहे हो ना, सारी की सारी ओपन सोर्स है। बहुत सारी, क्रोमियम, फास्ट, सीमलेस, सेफ एंड रिलायबल वेब फॉर ऑल, ठीक है। उसके बाद में क्लाउड CB, ये जितने देख रहे हो ये सब ओपन सोर्स है। Django, ये सारी A to Z, किसी को भी आप चूज करो, किसी पे आप कोड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किसको चूज कर रहे हो, किस पे कोड करना चाह रहे हो। अब फिल्टर कैसे करेंगे, जिनको AIML में जाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लिक करें, जिसको डेटा साइंस में जाना है वो डेटा पे, डेवलपमेंट टूल्स जो होते हैं उनके रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो जाना है वो उस पर क्लिक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाओगे, अगर लिनक्स आया होगा तो लिनक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे सब अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती है। जैसे मैं वेब पे क्लिक करूंगा तो मुझे वेबसाइट रिलेटेड आ जाएंगी, ये सारी जैसे क्रिएटिव कॉमन्स है, इनको खोला मैंने। खोलने के बाद में मान लो यहाँ पे ये अब आपको मिलेगा टेक्नोलॉजीज, ये पहले ही बता देते हैं क्या क्या चीजें यूज होंगी। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, CSS, वर्डप्रेस। क्या आप मानते हो कि ये चीजें नहीं आती? अगर आप एक वेब डेवलपर हो, जावास्क्रिप्ट आपको आती होगी, CSS आती होगी, वर्डप्रेस आती होगी। वर्डप्रेस तो आप सीख लोगे, वर्डप्रेस बहुत सरल होता है, इतना कोई कठिन नहीं है।
आपको 2-4 दिन देना होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पाइथन, पाइथन भी आती है काफी लोगों को, जिनको नहीं आती होगी वो सीख लेंगे। अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो पाइथन भी सीखा जा सकता है। पॉइंट फंसता है पीएचपी का। पीएचपी काफी पुराना है, कुछ लोग को आती, कुछ लोग को नहीं आती, पर वो सीख सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के, आप देखो यहाँ पर किसने किसने प्रोजेक्ट क्या क्या डाला और उन्होंने कौन कौन से कंट्रीब्यूटर थे, उनके नाम भी दिख जाएंगे। पर हम लोग को इस लिंक पे आना है, इस लिंक पे आने पे क्लिक करेंगे, यहाँ इनकी खुल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप पढ़ सकते हो सारी चीजें कैसे कैसे उन्होंने दे रखी है। और यहाँ पे आपको ऊपर लिंक मिलेगी कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूट गाइडलाइंस, आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, प्रोजेक्ट क्या क्या है वो पढ़ सकते हो। अब आते हैं गिटअप रिपो गाइडलाइंस, गिटअप पे जो इनकी रिपोजिटरी है उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस आती है। कम्युनिटी को देख सकते हो, ज्वाइन द कम्युनिटी करोगे तो क्या क्या इनकी लोग हैं उनसे आप जुड़ सकते हो। स्लैक की लिंक मिल जाएगी। मतलब एक तरीके से जितने भी आप मान के चलो गिटअप पे लोग होते हो कहीं ना कहीं से जुड़े होते, चाहे ईमेल के द्वारा, स्लैक एक टेलीग्राम जैसा ही आपका ऐप है, उस पर भी लोग जुड़े हुए होते हैं। और भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे ब्लॉग पे आप पढ़ सकते हो। प्रोजेक्ट लिस्ट आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या क्या थे इनके वो देख सकते हो, ठीक है। और उनमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। अब जैसे मान लो ये मुझे लग रहा है सीसी चूजर, कैप्शन के लिए होता है न्यू एंड इम्प्रूव सीसी लाइसेंस सिलेक्शन टूल। इसकी गिटअप रिपोजिटरी पे जैसे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। अब गिटअप रिपोजिटरी पे आने के बाद में यहाँ पे इनका सारा कोड आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा का सारा कोड आप अपने सिस्टम में लाकर इसको समझ सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग सब समझने वाले हैं, ये जितना इंटरफेस है इसको मैं आपको समझा दूंगा। पर अभी ये समझ में आया कि आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हो। सिंपल आपको लिखना रहता है गूगल पे GSOC 2024, 2023, 2022, 2021 जितनी भी पुरानी है सब पे जा सकते हो। अभी 2025 में न्यू आएंगी उनके भी जा सकते हो। और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। आप यहां पे मान लो इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड ओपन सोर्स रिपो फॉर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे इनका एआई द्वारा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे आपका यहाँ पे रिएक्ट पे आप काम कर सकते हो, व्यू पे इनके काम कर सकते हो, बूट स्ट्रैप पे काम कर सकते हो। ये तो सारी एक तरीके से ओपन सोर्स है। फिर ये आर्टिकल जैसे मैंने बताया था बहुत सारी कंपनी डालती है टॉप 20 जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, इस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इनके आर्टिकल्स पे आपको जाके ये सारी मिल जाएंगी और लिंक वाइज मिल जाएंगी, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे Node.js की बात करूं, मैं Node.js काफी ज्यादा देखा करता हूं क्योंकि काफी ज्यादा यूजफुल भी होता है। अब इनकी रिपोजिटरी लिंक यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। ये तो उसका टेंसर फ्लो का है, इन्होंने आई थिंक नीचे दिया होगा इसका लिंक, ये रहा Node.js का, वो टेंसर फ्लो का था। ओके, तो ये हो गया नोट के। हम लोग आ चुके हैं गेटअप पेज पे। सारा गेटअप का कोड यहाँ पे अवेलेबल है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक रीडमी फाइल मिल जाती है। इस रीडमी फाइल देखो, कभी भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर जा रहे हो तो एक स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि नॉन टेक स्किल है, वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ आपको रीडमी फाइल, कंट्रीब्यूशन फाइल, डॉक्यूमेंटेशन फाइल अच्छे से पढ़नी होती है। सारी जानकारी आपको वहां पे दी जाती है कि कैसे कैसे आप उसको अपने सिस्टम में ला सकते हो, कैसे उस पर काम कर सकते हो। ये सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है। बस उसका एक पेशेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें पता चल गई आपको। ओके, हम लोग फिर से आते हैं अपनी स्लाइड पे। अभी हम लोग बाकी चीजें जो आप सोच रहे हो ये इससे क्या होता है उससे क्या होता है वो भी समझ लेंगे, कोड को हम लोग करके भी देख लेंगे। पर फिलहाल के लिए चीज समझो, ठीक है। रिसर्च कर लेना एआई से, गूगल का मैंने करके दिखा दिया, जीसॉक का करके दिखा दिया। एआई में कोई भी जिमिनी, कोपायलट कुछ भी खोल लेना, आपको बता देगा। एक मैं लिंक बता रहा हूं, ओपन सोर्स गाइड, ओपन सोर्स गाइड मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूं उसको ओपन। ये आपको ओपन सोर्स के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। देखो मैं जब वीडियो बनाता हूं तो सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जितनी रिसोर्सेज हो सकते हैं मैं ढूंढता हूं, और जो मुझे पहले से पता है वो भी मैं लिखता हूं। अब जैसे यहाँ पे है ओपन सोर्स गाइड, इसमें क्या होगा जनाब कि आपके अंदर, मतलब इस वेबसाइट के अंदर काफी सारी चीजें ओपन सोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगी। जैसे मेंटेनिंग बैलेंस फॉर ओपन सोर्स मेंटेनर्स, ये मेंटेनर्स के लिए आपके लिए नहीं है। अब कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए लिखा है हाउ टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, इस पे अंदर गए आप। अब आपको प्रॉपर एक समझो चैप्टर खुल गया। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें, टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, व्हाई कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, ओपन सोर्स में क्यों कंट्रीब्यूट करना है, व्हाट इट मीन टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है कंट्रीब्यूट वर्ड, हाउ टू सबमिट अ कंट्रीब्यूशन। जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता कि सबमिट कैसे करना होता है, पढ़ो जाकर, जितना पढ़ोगे सब सीख जाओगे।
और बाकी वीडियो में तो आज मैं सब आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया रिसोर्सेस का मैटर, ऑर्गेनाइजेशन फाइंड हो जाएंगी। अब हम लोग आते हैं सर यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे फटाक से, हाउ टू अंडरस्टैंड बिग कोड बेस। जब भी किसी प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, लाइक नोड.जेएस को आपने अपने सिस्टम पे लेकर आए, नोड.जेएस छोटा सा खेल नहीं है, रिएक्ट को छोटा सा खेल नहीं, बहुत बड़ा कोड बेस है। उस बहुत बड़े कोड बेस में किसी एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको अपना कोड कंट्रीब्यूट करना है। तो इतना बड़ा कोड बेस कैसे समझें? इसका क्या कोई चीट कोड होता है? नहीं, चीट कोड तो कोई नहीं होता, वो गेम में होता है, रियल लाइफ में नहीं। ये कैसे होता है? जब आप पहले खुद से कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे, जैसे मैंने मर्न सीखा, मर्न के अंदर मैंने रिएक्ट को यूज करते हुए प्रॉपर फ्रंट एंड बैक एंड का कुछ प्रोजेक्ट बनाए, 4 5 6 कुछ प्रोजेक्ट बनाए। तो वो प्रोजेक्ट कुछ ऐसे होने चाहिए, थोड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो। तो आपको ये आदत होगी पहले कि स्ट्रक्चर पता होगा कि रिएक्ट के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है, ऐप फाइल क्या होती है, मेन फाइल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जब बैकएंड कर रहे होगे तो बैकएंड के अंदर स्ट्रक्चर पता होगा कि कौन सी फाइल कहां पर पैकेट डॉट जेसन क्या करता है, या फिर सोर्स फाइल क्या होती है आपका, उसमें बहुत सारी कंट्रोलर्स क्या होते हैं, मिडिल वियर्स क्या होते हैं, सब पता होगा। जब पता होगा तो आपको एक फ्लो पता होगा कि इस तरीके से कोड चलता है। मान लो मैंने आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दिया, अब मैंने कहा इसको सिर्फ रन कर दो। अगर किसी ने रिएक्ट नहीं सीखा है तो रन नहीं कर पाएगा कि कौन सी फाइल में जाकर क्या कमांड लिखने पर रिएक्ट का सर्वर ऑन होता है पोर्ट पे, उसको कैसे चेक किया जाता है, नोड का सर्वर कैसे ऑन करते हैं ये नहीं पता होगा, नोड इंस्टॉल भी है कि नहीं है ये नहीं पता होगा। तो पहले खुद से कुछ चीजें करो, खुद से पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ। जब इतना लेवल की जानकारी हो जाए कि आपको मेनली सारी चीजें आती हैं, तब जाकर आप आगे बढ़ो ओपन सोर्स के अंदर। अब ओपन सोर्स के अंदर जब आप आ गए हो तो बेसिक फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर आपको मालूम है, कैसे कैसे कोड लिखा जाता है ये मालूम है। अब यहां पर क्या करना है वो समझो। किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करने से पहले रीडमी फाइल अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर आपको 90% जानकारी मिलेगी। उसी के डुप्लीकेट कहीं कहीं होती है contributing.md फाइल। जैसे आप नोड.जेएस पे जाओगे इनकी रिपो पे, तो वहां contributing.md फाइल होगी। ये ऐसी फाइल होती है जिनके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज यूज हुई है, क्या क्या चीजें यूज हुई है, कैसे कैसे कोड लिखा गया है, आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी उनको चलाने के लिए, ये सारा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप उस कोड को जब अपने सिस्टम में लाओगे तो आप एआई का यूज करें। आज से 4 साल पहले तक बहुत प्रॉब्लम होती थी ओपन सोर्स में लोगों को कंट्रीब्यूट करने में, क्योंकि कोड समझने में टाइम लगता है, हफ्ता भर लगेगा, 15 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अब इतना टाइम नहीं लगता है। अब एआई है, कोपायलट खोलोगे, कोपायलट को सब चीजें पता है, आप चाहे स्क्रीनशॉट दे के पूछ लो, चाहे कोड दे के पूछ लो, चाहे फाइल को दे के पूछ लो, सब तरीके से पूछ सकते हो। चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, इस सब से, कोपायलट तो वीएस कोड पे ही होता है। आप आराम से पूरा स्ट्रक्चर उससे आराम से 1 घंटे 2 घंटे, हम कहते हैं 2-3 दिन में समझ ले, 2-3 दिन में आप समझ लोगे, फिर आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो अब ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फिर आपको ये समझना होता है कि अंडरस्टैंड करो क्या क्या डिपेंडेंसीज यूज हुई है। जब आप भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, एक्सियोस एक प्रोजेक्ट होता है, उसको लाइब्रेरी को आप करते हो, आप पहुंच जेडब्ल्यूटी होता है, बहुत तरीके के आपको लाइब्रेरी को थर्ड पार्टी को डालना पड़ता है। वो होती है डिपेंडेंसीज जो आपके प्रोजेक्ट को चलाने में मदद करती है। ओके, तो ये डिपेंडेंसीज उन प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज करी गई ये भी तो समझोगे। उसके लिए आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल देखनी होती है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर सारी लिस्ट मिल जाएगी इस तरीके से कि क्या क्या डिपेंडेंसीज यूज हुई हैं, और वो आपके सिस्टम में भी आप चाहो तो सारे डाल सकते हो, तभी वो चल पाएंगी। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग समय के साथ होती है, कोई फार्मूला नहीं होता है। खुद प्रोजेक्ट बनाओगे तो इतना मतलब 50% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या क्या फ्लो होता है। फिर जब दूसरे का प्रोजेक्ट कभी एक बार अपने सिस्टम में लेके आओगे, 1 दिन 2 दिन दोगे, उसको कोड को समझोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और एआई का सर खाओ, इस समय एआई तो सब चीजें सरल करके हिंदी भाषा में आपको सब समझा देगा। हिंदी में पूछो हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में पूछो इंग्लिश में बताएगा, एक एक पॉइंट बताएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। हाउ टू अंडरस्टैंड बिग कोड बेस, आई थिंक क्लियर है। बस आपको डरना नहीं है, एक बार सिस्टम में लेके आना है, सब धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद व्हाट हैपेंड इफ आई पुश द रॉन्ग कोड। सबसे बड़ा डर लोगों के मन में ये कि अगर मैंने गलत कोड डाल दिया तो कहीं पुलिस केस ना हो जाए।
ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मजाक की बातें हैं। आप कितना ही गलत कोड लिख दोगे, आपको मान लो भी उतना अच्छा कोड लिखना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने सिर्फ एक मैसेज जैसा भेजा है, उस मैसेज में कोड गया है। अब पूरी टीम जो होती है किसकी, जो मेंटर्स होते हैं, जो कोड को संभाल रहे होते हैं, वो आपके कोड को देखेंगे, समझेंगे, कंपेयर करेंगे, पता नहीं कितनी लेयर से होकर तब जाके वो कहीं मेन कोड में मर्ज किया जाएगा। और ऐसा डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता है कि आपने यहां से पुश कर दिया, डाल दिया ब्रांच में, तो वो डायरेक्ट कहीं चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता है। आप बस उनका एक कॉपी लेकर आए, उस पूरे कोड की एक कॉपी लेकर आए, उसमें कुछ अपना चेंजमेंट किया है ये मान के चलो। और वो जब पूरा कोड देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर सही लगता है, सही क्या कहेंगे, बहुत सही जब लगता है, तब जाकर वो आपको मर्ज करने का, मतलब वो क्या रिक्वेस्ट खुद ही मर्ज कर देंगे, तब आपका होता है। नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपको एक फीडबैक उनकी तरफ से देखने को मिलेगा, वो बताएंगे कि कहां कहां आपने गड़बड़ी करी है। फीडबैक भी जब अपेक्षा रखना जब आपने अपनी तरफ से सोच के कोड सही लिखा हो, और वो हो सकता है कि आपने सही ना लिख पाए हो, गलत हो गया हो, मिस्टेक हो गई हो। जानबूझ के तुम सोच लो कि मैंने उल्टा सीधा कुछ भी लिखा है, उसमें कुछ भी गड़बड़ कर दूं, वो आपको एक तरीके से निगलेक्ट कर देंगे, बैन समझो आप उनकी नजर में फिर हो नहीं। ठीक है, अगर आप सही में कंट्रीब्यूटर हो, आपसे गलतियां हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फीडबैक आपको दे के आपको समझाएंगे कि ये चीजें सही करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कोड सिर्फ रिजेक्ट किया जाएगा, आपके द्वारा भेजा गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो अब और क्या चाहिए, प्रैक्टिस करो, जाके कोड को कॉपी करो, प्रैक्टिस करो। हाँ, पुल रिक्वेस्ट जब ही क्रिएट करो, पुल रिक्वेस्ट का मतलब होता है लास्ट स्टेज उनके पास पहुंचाने तक का, जब आप खुद में श्योर हो कि हाँ मैंने सही लिखा है। अब हो सकता है इंसान को गलतियां हो गई होंगी तो हो गई, वो आपको बताएंगे, फीडबैक देंगे, तब पुल रिक्वेस्ट करो। मजाक मजाक में मत करो, ठीक है? ये नहीं कि कुछ भी लिखा उसमें। पहले एक बार मैंने देखा था, कुछ लोग थे कुछ भी कमिट करे जा रहे थे। अच्छी बात है, पर आप ये समझो कि आप फालतू की चीजें नहीं कर सकते हो। ओपन सोर्स बहुत सीरियस चीज होती है, एक बड़ा कोड बेस है, लोग संभालने वाले हैं। अब फालतू को उसमें आप ज्ञान डाल दोगे, फालतू चीजें डाल दोगे तो लोग गुस्सा होते हैं। आप सीरियस बने, आप ये मत करें, मजाक नहीं है ये चीजें। आप किसी की मेहनत पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। आप कोड लेकर आओ, आप कोडर हो, प्रोग्रामर हो, तभी लेकर आओ। अगर आप बाहर से हो, आप उसको छुओ भी नहीं। जब आपको कम से कम एक्सपीरियंस हो कुछ प्रोजेक्ट्स का, और आप सही में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तब कोड लिखो, अच्छा कोड लिखो। हाँ, कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। पर अगर आप मजाक में ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि देखे करते हैं क्या होगा, कुछ गड़बड़ होगी तो देखा जाएगा, ये मत करो। ये करोगे देन तो फिर हर चीज का कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप किसी के साथ भी मजाक करो, एक जानवर भी जा रहा होगा रोड पर, उससे मजाक करोगे, वो भी काट के आपको भगाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काफी बड़े डेवलपर्स हैं, सीरियस लोग हैं, आपसे कई ज्यादा सीनियर लेवल पे हैं वो लोग, वो उसको संभाल रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा बना रहे हैं। आप उसमें कुछ भी ज्ञान अपना लिख के सिर्फ पुल रिक्वेस्ट मारोगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अगर सीरियस अच्छे, मतलब कहते ना, नजरिया तो नहीं बोलेंगे, एक ध्येय होता है, ध्येय शब्द होता है कि मेरा करने का क्या मोटिव था। अगर मैंने अच्छे मोटिव से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फीडबैक मिलेगा, आपको और सिखाया जाएगा। पर मोटिव ही गलत हुआ कि मजाक करना है, खुरपेची करनी, देन तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, आते हैं व्हाट इज एन इशू। इशू क्या होता है? मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला है। ये वाला इशू नहीं जो हम लोग कहते हैं अरे यार तुमने इशू क्रिएट कर दी जरा सी बात में, वो इशू नहीं है। इशू एक डिस्कशन थ्रेड होता है जिसमें प्रोजेक्ट की बग एनहेंसमेंट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन को डॉक्यूमेंट किया जाता है। इतना समझो भैया। थ्रेड का मतलब, कभी ट्विटर पे गए हो, ट्विटर पे एक ट्वीट किया है, ट्वीट करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं आपको ट्वीट के नीचे डिस्कशन करने लगते हैं। नहीं, कुछ लोग कहेंगे ऐसा है, कुछ कहेंगे ऐसा नहीं है, कुछ कहेंगे नहीं 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 ऐसा है। तो वो एक चर्चा चलने लगती है, डिस्कशन होने लगता है। और वो किसके नीचे होता है? आपके मैसेज जो आपने ट्वीट किया है उसको थ्रेड बोलते हैं, उसके नीचे। थ्रेड ऐप भी तो आई थी किसकी, मेटा की। तो उसी तरीके से जैसे आपने कोई भी एक इशू क्रिएट किया, इशू मतलब आपने कुछ भी एक टाइटल दिया, एक डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब मैसेज की तरीके को आपने इशू क्रिएट किया। मान लो आपने कहा कि इस ऐप में, इस पेज के अंदर, इस बटन में ये बग है, या फिर मान लो इस तरीके का बग है। तो वो क्या होगा, अब एक मैसेज आ गया, उसके नीचे बाकी मेंटर्स हो गए, कंट्रीब्यूटर्स हो गए, वो उसको चेक करेंगे, बात करेंगे। अगर सही में हुआ तो आपको बताएंगे हाँ ये बग है। कुछ लोग कहेंगे मैं सॉल्व करता हूं, कुछ कहेंगे मैं करता हूं। तो इस तरीके से बातचीत होती है। ओके, उसके बाद ये एक टू डू लिस्ट के तरीके होता है जो मेंटेनर्स और कंट्रीब्यूटर्स के लिए काम को ऑर्गेनाइज करता है। बिल्कुल, अब लाइन से कोई अगर बता रहा है कि इसमें ये बग है या इसमें ये और फीचर ऐड हो सकता है, एक पूरा पोर्टफोलियो है, तो मेंटेनर्स को पता है कि ये चीजें सुधारनी है, और कंट्रीब्यूटर्स को भी पता है कि अच्छा ये चीजों पे काम करना है। क्लियर है?
ओके, इशू कहाँ पे दिखता है, इशू दिखाता हूँ अच्छा आपको, या फिर अभी रुको 2 मिनट रुको, स्लाइड खत्म करते हैं, इशू भी दिखाएंगे, सब चीजें दिखाएंगे, इशू क्रिएट करके भी दिखाएंगे। ओके, व्हाट इज अ पुल रिक्वेस्ट? पुल रिक्वेस्ट समझते हैं, जब आपने किसी के कोड लेके आए अपने सिस्टम पे, आपने अपना कोड लिखा, कंट्रीब्यूट किया और उसको वापस से भेज दिया, कहां पे, अपनी ही रिपोजिटरी पे, कोड चेंज हुआ, तब वहां पे एक बटन दिखेगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। मतलब अब आप ये कह रहे हो सामने वाली पार्टी से कि सर इसको कंपेयर करो और देखो कि सही हो तो मर्ज कर दो, मतलब आप पुल रिक्वेस्ट मार रहे हो कि इस कोड को ले लो, ये जो कोड मैंने लिखा है ये कोड सही है, आप ले लो, उसको कंपेयर करके देखो। तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट बटन दबाने से उनकी तरफ मैसेज जाता है कि इन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया है, आप इसको चेक कर लीजिए। ये भी मैं दिखाऊंगा अभी, उसे इसको समझ लेते हैं। आप पुल रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्ट टू मेंटेनर्स, एक जो पुल रिक्वेस्ट होती है वो एक तरीके की रिक्वेस्ट होती है मेंटेनर्स जो मेंटेन करते हैं ऑपर रिपोजिटरी, उस रिपोजिटरी को कि रिव्यू करो और मर्ज कर दो अगर वो चेंजेस सही हो। ठीक है, कमिट का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी चेंजेस को करते हैं तो मैसेज डालते जाते हैं, उसी को कमिट बोलते हैं। फ्रॉम वन ब्रांच इनटू अनदर ब्रांच, मेरी ब्रांच से अपनी ब्रांच में, टाइपिकली फ्रॉम योर फीचर ब्रांच टू द मेन ब्रांच ऑफ द प्रोजेक्ट। फीचर ब्रांच वो है कि जो आप कोई मान लो फीचर बना रहे हो या कोई बग बना रहे हो तो आपने एक न्यू ब्रांच बनानी होती है, और मेन ब्रांच वो है जिसमें ऑलरेडी वो कोड चल रहा होता है। ओके, तो आप कंपेयर एंड पुल बटन जब भी मिलेगी जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे और लोग को दिखेगा, तब आप कंट्रीब्यूट यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट दबाओगे, उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद आते हैं हाउ टू कंट्रीब्यूट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये चीज सबसे समझो मतलब इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा लोगों को सिर्फ यही नहीं पता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल ऑफिशियल तरीका क्या होता है ओपन सोर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने का। क्लियर है? चलिए मैं दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे जीसॉक की वेबसाइट पे चलता हूँ, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लेता हूँ, पहले उनके कोड बेस को समझाता हूँ थोड़ा, फिर करके दिखाऊंगा। अब देखो मैं किसी दूसरे के कोड बेस पे तो नहीं करूंगा क्योंकि यार बेफालतू में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना, या अभी मैं देखो इतनी सी वीडियो में पूरा कोड तो बग तो फाइंड करने वाला नहीं हूँ कि इतना, देखो वो कोई 2 मिनट का प्रोसेस नहीं होता ऐसे दिखाया जाए, पर वो प्रोसेस मैं दिखाऊंगा कैसे चलता है। पर मैं क्या करूंगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, कोई डमी प्रोजेक्टरी में मैं करके दिखाऊंगा, पर मैं समझाऊंगा ओरिजिनल ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट की एक फ्रेमवर्क है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। वीएस कोड आपका जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे ही बना हुआ है, काफी सारी है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर फाइंड करना चाहो, जैसे मैं वेब रिलेटेड काम करता हूँ, मैंने वेब पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएटिव कॉमर्स पे मैं कर सकता हूँ, बहुत सारी है। इलेक्ट्रॉन भी आपकी इसी के रिलेटेड आती है। ओके, और बहुत सारी यहाँ पे अच्छी अच्छी है, जैसे ये है पोस्टग्रेल है, वेब पैक है, ये सबमिटी है, होमवर्क, ऑटो ग्रेडिंग एंड कोर्स मैनेजमेंट टूल। ये देखते हैं जरा, ये कुछ अच्छा लग रहा है, एजुकेशनल रिलेटेड चीजें हैं और साथ में कोडिंग भी है, तब तो अच्छा लगेगा ही, कह दो भैया। हाँ, टेक्नोलॉजीज पे क्या क्या मांग रहे हैं, पाइथन मांग रहे हैं, ओके, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल मांग रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पीएचपी। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे कहीं पे भी आते हो तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी मेंशन कर दी जाती है, फिर टॉपिक्स मेंशन कर दिए जाते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स पे काम होगा। आप चैट की लिंक, मेलिंग लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ओके, और सॉरी थोड़ा सा साउंड आपको आया होगा, वहां पे अलार्म सेट था अभी टाइम का। और उसके बाद जब नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन काफी मिल जाता है कि क्या क्या प्रोजेक्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। और फिर अभी तो ये प्रोजेक्ट पूरा प्लान मतलब एक तरीके से 2024 खत्म हो चुका है, तो ये जो लोग हैं इस पे कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे इनकी लिंक पे आएंगे, लिंक पे कोई भी आप जाएंगे जीसॉक की तो वहां पे एक लिंक मिल जाती है। मिलने के बाद में आप क्या करते हो, जैसे क्लिक करते हो तो पेज ओपन होता है। इस पेज में आपको वेलकम पेज हो जाएगा, स्टूडेंट, टीए फॉर ग्रेडर। अब ये यहाँ पे देखो ये बिल्ली वाला आइकन दिख रहा है, ये बिल्ली वाले आइकन पे जाओ, ये कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, चाहे गिटअप के नाम से मिलेगा चाहे कहीं से। तो अब आ गए हो आप सबमिटी के ओपन सोर्स के गिटअप पेज पे। गिटअप पेज पे इनका कोड ओपन सोर्स अवेलेबल है, जैसे ये सबमिटी हो गया, पीडीएफ एनोटेट जीएस हो गया, जावास्क्रिप्ट की उससे बना हुआ है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस से है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबमिटी वाली इनकी ये रिपोजिटरीज पे काफी कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये ग्रीन लाइन इस तरीके से दिख रही है ये। ठीक है, राइट साइड में देखो टॉप लैंग्वेजेस कौन कौन सी, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस ये यूज करी जा रही है। पीपल में आप देख सकते हो कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे पीपल पे क्लिक करोगे तो ये जितने लोग हैं ये सारे इनके प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, जिसमें से मेंबर्स 15 टोटल, मतलब ये टोटल 15 मेंबर्स हैं जो पक्के तौर पे हैं। ओके, आप इनको फॉलो करके इनसे बातचीत भी कर सकते हो,
सारी चीजें आपके पास गिटहब प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ओके, अब मैं रिपोजिटरीज पे आऊंगा टोटल, तो ये बहुत सारी रिपोजिटरीज इनकी रहती है। ओके, और जैसे मैं वाली रिपोजिटरी को ओपन करता हूँ, पीडीएफ एनोटेट जीएस, अब यहाँ पे काफी सारी जैसे पुल रिक्वेस्ट देखने को मिलता है। पुल रिक्वेस्ट क्या है, लोगों ने कोड करके भेजा और अब इनके पास पुल रिक्वेस्ट आई है, अब ये इसको एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें ये इनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें ये लोग करेंगे अपने हिसाब से। कोड को अगर देखें तो कोड को देखने के बाद यहाँ पे बहुत सारा कोड इस तरीके से आपको दिखेगा। इस कोड को आप जब अपने सिस्टम में लेके आओगे तब मिलेगा। अब ये रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल क्या है, रीडमी फाइल के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज हुई, जैसे pdf.js एक लाइब्रेरी बोल सकते हो वो यूज हुई है, क्या क्या इनका ऑब्जेक्टिव्स है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, फिर आपको ये कोड की जरूरत पड़ेगी, फिर डेवलपिंग के लिए ये सारी चीजें इन्होंने देखो कितने अच्छे से दी है। पर सबमिटी अभी भी मैं बोलूंगा जैसे बहुत छोटा प्रोजेक्ट है एक तरीके से, वैसे तो काफी बड़ा है, पर बाकी प्रोजेक्ट जैसे मैं अगर यहाँ पे नोड जेएस की वेबसाइट खोलूं, नोड जेएस के लिए गिटहब पेज खोलूं, नोड जेएस रेपो, वो काफी बड़ा है। जैसे यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे आने पे मैंने कहा इशू वर्ड लिया था। अब देखो इशू वर्ड यहाँ पे जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे करीब करीब 1.6 और यहाँ पे लिखा है 1571 आपके अभी भी इशू ओपन है, मतलब इन पे बात हो रही है। जैसे ब्रेक पॉइंट डिबगिंग नॉट वर्किंग विथ नोड.js इस वर्जन के साथ में विजुअल स्टूडियो कोड में किसी ने एक इशू क्रिएट किया है। कब किया है, 1 घंटे पहले, यहाँ पे 1 आवर एगो पहले, नाम भी दिया गया है, इनके द्वारा किया गया है। ये बता रहे हैं कि जो हम लोग डिबगिंग करते समय ये पता चला है कि ब्रेक पॉइंट नहीं काम कर रहे हैं इस वर्जन में विजुअल स्टूडियो कोड में। ये सारे आपकी इशू हैं, इन पे बात हो रही है। जैसे ही अगर आप देखते हो, मान लो कोई सा भी मैं एक ओपन कर लूं, यहाँ पे ये ओपन कर लेता हूं। अब इनके नीचे देखो इन्होंने पूरी जानकारी दी, फिर किसी और ने मैसेज करके उसने बात किया, इस तरीके से बातचीत होती है। आप भी कर सकते हो, जैसे मेरा अकाउंट है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बातचीत आप कर सकते हो। और इस बार पुल रिक्वेस्ट देखो 501 है, मतलब अभी 501 पुल रिक्वेस्ट इनकी पड़ी हुई है। ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है। अब इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो या चीजों को और समझना चाहते हो, डिस्कशन टैब पे आओगे तो डिस्कशन टैब पे आपको क्या है, यहाँ पे सारे डिस्कशन जो हो रहे हैं वो मिल जाएंगे। नए अनाउंसमेंट देखो यहाँ पे फिल्टर भी दिया है अनाउंसमेंट के लिए, अनाउंसमेंट वाले आपको मिल जाएंगे। और जनरल जो चल रहे हैं वो जनरल के लिए आइडिया जो कोई देता है कि ये आइडिया इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे इज इट टाइम टू रीराइट नोड.js इंटरनल इन अ मेमोरी सेफ मॉडर्न लैंग्वेज, ये किसी ने एक न्यू आइडिया दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आइडिया वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मेन तो ओवरव्यू पे आप रहिए, ओवरव्यू पे सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे नोड.js क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नोड.js। अब इस फाइल पे जब आओगे तो यहाँ पे सारी चीजें आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। इनकी क्या क्या, जैसे नोड इनकी मेन एक रिपोजिटरी, फिर हेल्प एक रिपोजिटरी है। हेल्प के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे आप कोई भी हेल्प चाहते हो तो इस रिपोजिटरी के अंदर आओगे, इसमें कोई इशू क्रिएट करोगे तो वो हेल्प रिलेटेड बातचीत के लिए है, ठीक है। इनकी readme.md में लिखा भी होगा वेलकम टू node.js.help, whether you are a beginner or an experienced developer, node.js help is here to assist you with all your node.js question and concern। आप भले कोई नए हो या फिर एक्सपीरियंस डेवलपर हो, इस फाइल के इस रिपोजिटरी के अंदर अगर कोई इशू क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपकी हेल्प की जाएगी उसके बारे में बताने के लिए। कोई डाउट हो, कोई आज कुछ चीजें ना समझ में आ रही हो तो आप इसके अंदर आ सकते हो। तो ये देखो नोड.js काफी बड़ा है, इन्होंने अलग अलग हर चीज के लिए रिपोजिटरी बना रखी है। जैसे मेन कोड के लिए नोड नाम से बनी है, ठीक है, मेन कोड के लिए नोड नाम से बनी है। हेल्प के लिए node.js.help नाम से बनी है, देखो ये, या ये हेल्प नाम से बनी है, ठीक है। रिलीज जो होने वाले हैं उनके लिए node.js.org वेबसाइट के लिए है, ठीक है। अब आप किसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप कोई भी फाइल उठा लो, कुछ भी अगर इसमें हेल्प करोगे तो कंट्रीब्यूशन ही कहलाएगा। जरूरी नहीं कि कोड ही जब तक करो तभी तक कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने बड़ी फाइल खोली, यहाँ पे देखने को भी काफी सारी चीजें मिल रही। जैसे ये देखो यहाँ पे पीपल्स पे आप व्यू ऑल पे क्लिक करो, बहुत सारे पीपल है जो नोड.js पे अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ये सारे देखो 190 आपको यहाँ पे मेंबर्स मिल जाएंगे। वैसे कंट्रीब्यूटर्स तो और ज्यादा होते हैं, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। रिपोजिटरीज मिल जाएंगी और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से आता हूँ सबमिटी पे जो मैंने खोला था उसके जरिए, जीसॉक के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनको काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पे इशू देखने को मिल गए कि इशू क्या होते हैं।
इशू कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पर इनके प्रोजेक्ट में नहीं बताऊंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट में बताऊंगा। कभी भी मैं वो गलती तो करूंगा ही नहीं कि किसी दूसरे का अच्छा खासा काम चल रहा है और आप लोगों को भी चीजें मालूम नहीं, मैं उसमें हाथ साफ करने को कह दूं। ठीक है, तो हाथ वहां साफ करो जहां पे अपनी चीज हो, यहाँ पे भी करो जब आपको चीजें आती हो। प्रोसेस सेम रहेगा, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहां पर आए तो यहां पर आने पे आपको पता चलेगा कितने लोग देख रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके का इसका लाइसेंस है। ठीक है, कितने लोगों ने इसका फोर्क किया, फोर्क मतलब अपने लिए अपने में कॉपी किया, अपने गिटहब प्रोफाइल में इसको कॉपी किया है, कौन सी लैंग्वेज ज्यादा यूज करी गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में लाना चाहता हूं तो कैसे लाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो आपको फोर्क वाली बटन दिख रही है, FORK फोर्क, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और आप इसको फोर्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट का नाम दिख रहा है SP क्रैकर, यहाँ पे वो रिपोजिटरी का नाम दिख रहा है pdf_annotate.js, डिस्क्रिप्शन में एक लाइन आ गई। और जैसे ही मैं क्रिएट फोर्क करूंगा इनका सारा कोड बेस कहां आएगा, मेरे गिटहब पे। उनका अपना सेपरेट है, एक कॉपी बनेगी, कॉपी बन के मेरे ऐप के अंदर आ जाएगी, गिटहब के मेरे प्रोफाइल के अंदर। अब उस प्रोफाइल से मुझे अपने लोकल सिस्टम में, लोकल सिस्टम मतलब अपने कंप्यूटर में जहां बिना इंटरनेट के भी मैं उस कोड को देख सकूं, वहां पे लेके आना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ओपन करूंगा और एक न्यू फाइल बताऊंगा। जैसे ये मैं बताता हूं, ये Node.js का अकाउंट है। ठीक है, Node.js, ये मान लो ये मेरा अकाउंट है शुभम नाम से। ठीक है, अब मैं इनके Node.js के अकाउंट में एक मैंने रिपो ओपन कर ली, रिपो का नाम है, कोई भी चीज का नाम रख लो यार, मान लो नोड ही नाम रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है फोर्क का, जैसे ही फोर्क वाली बटन पे क्लिक करते हो तो इसकी कॉपी बनती है, कॉपी, और वो आ जाती है आपके गिटहब पे। ठीक है, यहाँ पे सेम कॉपी बन के आ जाएगी नोड नाम से, ये आ गई। अब ये कहाँ है, गिटहब की वेबसाइट पे। अभी हम लोग काम कहाँ कर रहे हैं, गिटहब की वेबसाइट पे। ठीक, अब ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस नोड की जो कोड, ये जो रिपोजिटरी आई है कहां, मेरे गिटहब के पेज के अंदर, मतलब गिटहब अकाउंट के अंदर, इसको मैं उठाकर अपने लैपटॉप के अंदर लाऊंगा। तो लैपटॉप के अंदर लाने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, गिट। ये आपको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर, इंस्टॉल होना चाहिए। फिर उसके अंदर आपको दूसरी चीज की जरूरत होगी, कमांड्स की। तो जब आप गिट चलाना जानते होगे तो इनकी कमांड्स आपको पता होंगी, जो अभी मैं यूज करूंगा। तो ये क्या करेगा, एक क्लोन करेगा, यहां से एक कॉपी बनाएगा और आपके सिस्टम के अंदर वो कॉपी ले आएगा नोड की। तो अब नोड का कोड आपके कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर जब ये कोड आ गया, यहां पे ये कंप्यूटर के अंदर कोड आ गया, तो अब आप इसमें सारे चेंजमेंट करोगे, एक न्यू ब्रांच बनाकर, और वापस से क्या करोगे, यहां पर भेज दोगे। तो पहले आपने क्या किया, इससे फेच करके, मतलब क्लोन करके यहां कोड लाए और पुश करके वापस न्यू कोड भेजा। न्यू कोड कौन सा, जो आपने नया कोड बनाया। अब ये पुश करके यहां पे भेजा, भेजने के बाद यहां पे अब आपको दिखेगा एक बटन, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ग्रीन कलर का, वो भी मैं दिखाऊंगा, परेशान ना, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो ओरिजिनल नोड है और ये जो यहाँ पे एक नई कॉपी आई है पुश होने के बाद में नया कोड आया है, ये दोनों क्या होंगे, कंपेयर किए जाएंगे। कंपेयर करने के बाद में अगर ये इसका मालिक Node.js को जो मेंटेन करते हैं वो चाहेंगे तो वो मर्ज कर देंगे मेन कोड के साथ में, और अगर नहीं चाहेंगे तो राम राम सिया राम। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे जो Node.js है इसकी जगह मैं एक डमी अकाउंट लूंगा, मतलब एक दूसरा अकाउंट, मेरा पर्सनल नहीं, दूसरा अकाउंट लूंगा। उसके अंदर नोड की जगह मैं एक दूसरी रिपोजिटरी लूंगा जिसका नाम है बबल गेम। ठीक, और इधर मेरा अकाउंट रहेगा जो कि मेरे अकाउंट का नाम है SP क्रैकर। ठीक है, इस नाम से बना हुआ है मेरा मेन ऑफिशियल अकाउंट, उसमें है कुछ भी नहीं अगर जाओगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं, क्यों नहीं मिलेगा उसका अपना रीजन है। तो मैं इनकी सबमिटी की जो यहाँ पे कोड है इसको ना करते हुए मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूं, ये लीजिए, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा अकाउंट, गिटहब अकाउंट ओपन किया। चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूं।
आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिटहब, और करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और योर रिपोजिटरीज पे क्लिक करता हूँ। ये हो गए, ये मेरा एक डमी अकाउंट है, देखो ओपन सोर्स प्रोफाइल नाम से मैंने नाम भी रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने मेन अकाउंट को ओपन करूंगा, कहां पे, इसके अंदर। मैं इसको भी क्लोज करता हूं, मैं लिखता हूं गिटहब और यहां पे आता हूं योर रिपोजिटरीज। अब देखो रिपोजिटरीज क्या होता है किसी को नहीं पता, तो जैसे हम लोग फोल्डर बनाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वैसे ही जब गिटहब पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिपोजिटरीज बोलते हैं, जिसके अंदर कोड रहता है। अभी क्या है, अमेजॉन क्लोन नाम से सिर्फ एक कोड पड़ा है, बहुत पुरानी रिपोजिटरी है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओवरव्यू भी दिखा देता हूं, ये मेरा ही अकाउंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पर्सपेक्टिव आपको थोड़ी देर के लिए बनाना है कि जो ये वाला अकाउंट है, कौन सा, ये वाला, ये अकाउंट सर वो अकाउंट है जिसपे आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो सकता है ये नोड.जेएस का अकाउंट हो, ये रिएक्ट का अकाउंट हो, ये वो अकाउंट है जिसमें आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, ठीक है। और ये वो अकाउंट है, एक सेकंड रुकिए, ये वो अकाउंट है ये जिसमें मेरी फोटो लगी, जो आपका है। आपको ये इमेजिन करके चलना कि ये अकाउंट आपका है और ये वाला अकाउंट उनका है जिनके आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये डमी अकाउंट है, बिल्कुल भूल जाओ, ये सोचो बहुत सीरियस, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ओपन सोर्स प्रोफाइल नाम से, और इनका एक प्रोजेक्ट है बबल गेम जेएस। ये बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, इस पर कंट्रीब्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। इमेजिन ही ना करो कि कोई डमी अकाउंट है, जब करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि फर्क क्या है, सिर्फ कोड ही का तो फर्क है कि उनके कोड में ज्यादा कोड होगा, हमारे कोड में कम कोड होगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, सेम ही सब चीजें करने वाली, स्टेप भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप मान चलते हैं ये काफी बड़ा प्रोफाइल है बड़ी कंपनी का, इस पर हमको कंट्रीब्यूशन करना है। तो आपने कहीं से भी सर्च करके इनका गिटहब प्रोफाइल निकाला, चाहे जीसॉक से किया, एआई द्वारा सर्च किया, गूगल द्वारा सर्च किया, खुल गया। अब आपको जैसे यहाँ पे ओवरव्यू खुलेगा तो आपको रिपोजिटरी वाले सेक्शन पे आना है और मान लो इस वाली रिपोजिटरी में अपना कोड कंट्रीब्यूट करना है, तो इस पर क्लिक किया, क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलता हूं क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है रीड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो जब भी कहीं किसी की प्रोफाइल खोलो तो एक डॉक्यूमेंटेशन चाहे readme.md फाइल से होगी या contributing.md फाइल नाम से होगी, उसको ओपन कर लो, उसमें सारे स्टेप्स लिखे रहते हैं अलग अलग तरीके से। स्टेप्स का मतलब क्या है कि कोड कैसे आप लिखोगे, चलाओगे कैसे प्रोजेक्ट को, लाना और भेजना तो मैं सब सिखा दूंगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इशू क्या है, इशू एक बार पढ़ लेना है, अगर उन इशू से रिलेटेड आपको कोई बग मिलता है तो आप सॉल्व करोगे। इशू कहां दिखते हैं, इशू ये यहां पर आओगे। अब यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इनके कोई मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मान रहे हैं, पर है तो नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे इशू होते हैं। अगर उन इशू से रिलेटेड कुछ करना है तो ठीक है, नहीं मुझे पर्सनल कुछ करना है तो मैं क्या करूंगा, अब करूंगा फॉर्क द रिपोजिटरी, मतलब फॉर्क करना मतलब क्लोन करना, एक कॉपी बनाना, कहां से, इनके अकाउंट से अपने अकाउंट में। तो चलो करते हैं। अब ये रिपोजिटरी खुली है, अब क्या करो, इसको फॉर्क करने के लिए यहां पे आते हैं हम लोग, और फॉर्क वाला बटन कहां गया भाई साहब, फॉर्क वाले बटन भैया, फॉर्क वाले बटन, ओके। कैन नॉट फॉर्क बिकॉज यू ओन दिस रिपोजिटरी, अच्छा हाँ, क्या बात है, मैं तो इसका मेन अकाउंट खोल के रखा हूं, ठीक है, मुझे इसको अपने अकाउंट में खोलना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये सेम रिपोजिटरी को नाम देख लेता हूँ उसका क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है सही से नाम, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि आप एडमिन तो हो नहीं उसके, तो आप फॉर्क, मतलब मैं एडमिन था तो मैं फॉर्क कैसे कर पाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से सर्च करूंगा इस अकाउंट को। मैं पहले तो आता हूँ होम पेज पे, होम पेज पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा इस अकाउंट को, तो ये अकाउंट मुझे मिल जाना चाहिए, ये मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनके जाऊंगा यहाँ पे रिपोजिटरी वाले सेक्शन पे, रिपोजिटरी वाले सेक्शन पे, रिपोजिटरी वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में कोड वाले ऑप्शन पे, और बस एक सेकंड को ना, ये आ गए, ये रिपोजिटरी पे आ गए, ये बबल गेम जीएस ओपन कर लिया, और इसको हम क्या करेंगे, फॉर्क करेंगे। जैसे ही फॉर्क वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो इनकी कॉपी तैयार होगी, बबल गेम जीएस नाम से सेम रहेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और क्रिएट फॉर्क पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट फॉर्क पे क्लिक किया, तो अब सोचो इधर तो वो अकाउंट ओपन है, तो इधर से कुछ नहीं करना है, सारा काम आपको अपने अकाउंट से ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया, कोड आ गया सारा, कहाँ आ गया, अब देखो मैं अपना प्रोफाइल ओपन करता हूँ, योर रिपोजिटरी पे जाता हूँ, ये जो मेरा अकाउंट है, मतलब आपका अकाउंट है एक तरीके से ये। तो अभी तक सिर्फ क्या था, अमेजॉन क्लोन नाम से फोल्डर था,
बबल गेम जेएस नाम से कोई फोल्डर नहीं था। फोल्डर मतलब रिपोजिटरी होता है, मैं आपके लिए फोल्डर बोल रहा हूँ, समझना मेरी बात को, ठीक है। अब यहां पर आ गए हो और दिखे नीचे अगर मैं जूम करूं थोड़ा सा, जूम जूम जूम, देखो लिख के आया फॉर्क फ्रॉम इस अकाउंट से, आपने इस अकाउंट से ये रिपोजिटरी फॉर्क करी है, ठीक है। आप क्या करना है, अब आप इस पे क्लिक करोगे, ये हो जाएगा ओपन। ओपन होने के बाद बस आपके सिस्टम में गिट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल होना चाहिए और गिट कमांड आपको आती होनी चाहिए। वैसे मैं बताऊंगा पर आपको भी आती होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां आऊंगा, इसको देखो मैंने क्या क्या किया, रिपोजिटरी को फॉर्क कर लिया। अब यहां पे लिखा है क्रिएट इशू क्लोन द फॉर्क रिपोजिटरी। अब मैं पहले तो इसको फॉर्क कर लूंगा फिर इशू क्रिएट करूंगा देखने के बाद में, ठीक है। तो अब ये सारे स्टेप मैं करते जाऊंगा, बाद में आपको समझा दूंगा। तो मैं VS कोड को ओपन करता हूं सबसे पहले। VS कोड को ना ओपन करते हुए आप डायरेक्ट टर्मिनल ओपन करो, थोड़ा सा अच्छे से चीजें करो। टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन करने के बाद में टर्मिनल में देखो मैं यहाँ पे, टर्मिनल बहुत तरीके के पावर सेल होता है पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको थोड़ी टर्मिनल की कमांड तो आनी चाहिए। जैसे आप PWD लिखते हो तो आपको पता होता है कि आप कहां पर हो। तो अभी मैं अपने एडमिन फोल्डर के अंदर हूं, मुझे कहां पर उसको क्लोन करके लाना है, मतलब जो कोड आएगा उसको कहां पे रखना है। तो मैं CD मतलब चेंज डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाऊंगा। अब मैं कहा हूं, सी ड्राइव यूजर्स एडमिन फोल्डर, एडमिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर। अब मैं चेक करूंगा इस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा है। तो ये देखो ये सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्लोन करूंगा। तो क्लोन करने के लिए कमांड देखो यहाँ पे मैंने सारी लिख भी रखी है। सबसे पहले ये है गिट क्लोन। अब गिट क्लोन के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना है गिट क्लोन और URL कौन सा जरूरत पड़ेगा, यहां पर आओ, ये आपने खोल रखा है, कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और ये जो URL देख रहे हो, ये वाली लिंक, इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी। अब यहां पर आओ और इस URL को पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद एंटर की बटन दबाओ। क्लोनिंग इनटू बबल गेम जीएस। अब ये क्लोन होके आ चुका है हमारे सिस्टम में। छोटा प्रोजेक्ट था तो जल्दी हो गया, नोट जेएस जैसा बड़ा प्रोजेक्ट होता तो 1 मिनट तक का ले लेता समय। इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है आपका कितना अच्छा है, मेरा थोड़ा स्पीड में तो हो गया जल्दी काम। अब मैं चेक करूंगा आया भी है कि नहीं आया, तो मैं LS करूंगा तो देखो यहाँ पे एक नया फोल्डर दिख रहा है, बबल गेम जीएस, ये देखो, इसका मतलब ये आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा। फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैंने लिखा CD मतलब इस फोल्डर के अंदर जाओ, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज करो किसके अंदर, बबल गेम गेम जीएस, इस तरीके लिखोगे तो उसके अंदर आ जाओगे। आ गए। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, CLER क्लियर कमांड से क्लियर किया। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से डायरेक्ट VS कोड को ओपन करूंगा। कौन सा फोल्डर, ये जो बबल गेम जीएस है जिसको हम लोग कॉपी करके लाए, इसको क्या करूंगा मैं अपने VS कोड पे ओपन करूंगा। तो मैं लिखूंगा कोड और एक डॉट लगा के एंटर दबाऊंगा। अब मेरा VS कोड ओपन होगा, 1 2 3, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैं टर्मिनल को बंद कर दूंगा, कोई काम नहीं टर्मिनल का, कर दिया। वेलकम वाले पेज को हटा दूंगा, हटा दिया। अब यहाँ पे सारा कोड आपके सामने आ जाएगा जिस भी रिपोजिटरी को आप क्लोन करके लाओगे। मतलब भैया जैसे यहाँ पे बबल गेम जीएस ओपन किया था, ये अगर नोट जीएस होता, सिमिटी जो पहले देखा था वो होता, कोई भी होता, ये जो कोड है वो आपके यहाँ पे सिस्टम में आ चुका होता, VS कोड में, यहाँ पे VS कोड में आ चुका होता। आ गया, ठीक है। अब आप इसके कोड को आराम आराम चेक करो, पूरा अच्छे से पढ़ो। HTML है तो HTML पढ़ो, React.js है React.js पढ़ो, CSS है CSS पढ़ो, जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट ही पढ़ोगे। ना समझ में आए, कोपायलट होता है, कोपायलट से पूछो, GPT से पूछो, आराम से टाइम लो, 2 दिन 3 दिन का। आपको शुरुआत में तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी क्योंकि बड़ा कोड बेस है, इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे, पर छोटा है तो मैं समझ जाऊंगा। अब मैं देखूंगा बग आ कहां रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, काफी सारी चीजें देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि अब मेरा प्रोजेक्ट तो मुझे तो मालूम होगा, पर आपका प्रोजेक्ट है तो आपको आपका प्रोजेक्ट अगर नहीं होगा, दूसरे का होगा, तो आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल में बग कहां से आ रहा है। तो वो तो आपकी खुद की स्किल है, वो कोई दुनिया में नहीं सिखा सकता है। वो जब ही सीख सकते हो जब आपको प्रॉपर कोडिंग आती हो। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी से आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो जो मैं काम कर रहा हूँ जिसमें बग ढूंढ रहे हो उसको आना चाहिए बेसिकली। तो आप जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे ये चीजें आती हुई, तो मैं फाइंड कर लूंगा कि ये टाइमर एक गेम है। पहले मैं इसको ओपन करके देखूंगा चलाकर। तो मैंने करा गो लाइव, गो लाइव पे क्लिक किया तो ये सब कुछ चल रहा है, सब ठीक है। पर ये जो टाइमर देख लो, ये टाइमर, ये 60 कम नहीं हो रहा है, 60 49 59 ये कम नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा अपने ब्राउजर पे,
के मैं आऊंगा अपने ब्राउजर पे और मैं यहाँ पे उनके प्रोफाइल में जाऊंगा जिनके मैं कोड कॉपी करके लाया हूँ, ठीक है। उनकी प्रोफाइल में जाऊंगा और मैं यहाँ पे इशू क्रिएट करूंगा। इशू क्या क्रिएट करूंगा कि भैया इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे न्यू इशू को मैं क्लिक करूंगा। न्यू इशू आप किसी का भी हो, न्यू इशू पे क्लिक करने से ही होगा। तो यहाँ पे आई फाइंड अ बग इन pub.js फाइल, मैंने ये बताया कि कौन सी फाइल में, इन अ वेरिएबल नेम टाइमर, ओके। डिस्क्रिप्शन, इन दिस कोड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर मिसिंग, ये मैंने बताया, ठीक है। अब मैंने सबमिट न्यू इश्यू पे क्लिक किया। इश्यू क्यों क्रिएट करना होता है? जिससे जो मेंटेनर्स है उनको पता हो कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो, आपने पहले बता रखा है तो उनको पता होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, इस पे आपने सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। यहां तक हो गया, ओके। अब हम लोग फिर से अपने आएंगे कहां पर, कोड में। कोड में आए, हमको पता चल गया कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहां, यहां पर है। तो सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है, कंट्रोल जे, ओपन किया। ओपन करने के बाद अब देखो स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे फोर्क करके तो ले ही आए थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक इशू क्रिएट कर दिया, ठीक है। और क्लोन बना के क्लोन भी कर लिया है, ठीक है। क्लोन द फोर्क प्रोजेक्ट, फोर्क मतलब जो वहां से लेके आए, तो क्लोन मतलब जो अपने गिटहब की वेबसाइट से अपने कंप्यूटर में लेके आए, ये भी कर लिया। अब ऑप्शन क्या करना है, एक न्यू ब्रांच बनानी है और चेंजेस को क्या करना है, चेंजेस को करके टेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये तीनों काम करते हैं। तो हम तीनों काम करने के लिए वीएस कोड ओपन करेंगे, एक नई ब्रांच बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखेंगे ऑलरेडी क्या क्या ब्रांचेस चल रही हैं। तो ऑलरेडी ब्रांचेस चेक करने के लिए आप कहीं पे भी कर सकते हो, पावर सेल में भी कर सकते हो, पर मेरे में गिट इंस्टॉल है तो गिट बैश को ओपन कर लूंगा। तो अब जैसे गिट बैश ओपन करूंगा, 1 सेकंड का टाइम लेता है। पहले तो इसने दिखा दिया कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा और गिट ब्रांच, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच। तो मैं एक ब्रांच बनाऊंगा, कैसे बनती है, गिट ब्रांच लिखो। यहाँ पे मैं कमांड दिखाता हूं। सबसे पहले क्या किया, कॉपी कर ली, क्लोन कर लिया, क्लोन करने के लिए गिट क्लोन लिखा था और यूआरएल डाल दिया तो क्लोन हो गया। गिट ब्रांच से ये चेक कर लिया कि ब्रांचेस और हैं कि नहीं है, तो पता चला सिर्फ एक ही ब्रांच थी, मेन ब्रांच। उसके बाद गिट, अब ब्रांच के बाद आपको ब्रांच नेम देना होता है जिससे आपकी एक न्यू ब्रांच बनेगी। तो मैंने लिखा गिट ब्रांच और यहाँ पे मैंने लिखा बग फिक्स, एंटर दबाया, ये लो, तो एक ब्रांच बन गई। अब हमको उस ब्रांच को देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट ब्रांच, BRANCH। तो यहाँ पे कुछ 2 ब्रांच मिल रही है, एक बग फिक्स, एक मेन। हम लोग कहाँ है अभी, मेन में। तो दूसरी ब्रांच में जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इस वाली कमांड को यूज करो, गिट चेकआउट, और उसके आगे उस ब्रांच का नाम लिख दो, आप उस ब्रांच में चले जाओगे। तो गिट चेकआउट, CHCKOUT चेकआउट, और उस ब्रांच का नाम बग फिक्स। अब हम लोग किस ब्रांच में आ गए, बग फिक्स में। यहाँ पे देखो लिखा है, और मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर भी करते चलता हूँ। तो देखो हम लोग किस ब्रांच में, बग फिक्स में। अब हम लोग यहाँ पे कोड में चेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, 2 डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिए, ये हमारा काम हो गया सर, ठीक है। अब उसके बाद में कोड जैसे ही आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओगे तो यहाँ देखो एम लिख के आया, ऊपर फाइल के आगे एम लिख के आया, और यहाँ भी देखो एम लिखा है। एम का मतलब आपने फाइल को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई मतलब ओरिजिनल फाइल से चेंजमेंट कर दिया, ठीक है, किया है भाई, जो बात साफ है। अब मॉडिफाई फाइल को क्या करना होता है, अगर आपको ये वर्जन कंट्रोलिंग आती होगी तो ये सब पता है, गिट यूज करना आता होगा तो ये सब पता है। मॉडिफाई फाइल को सबसे पहले आपको स्टेजिंग एरिया में ले जाना होता है, और स्टेजिंग एरिया से फिर आपको क्या करना होता है, उसको कमिट करना होता है। तो अभी मॉडिफाई फाइल है, तो स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए देखो पहले मैं दिखाता हूं, पहले पता करो कि क्या स्टेटस है, अभी क्या हालात है। तो गिट स्टेटस, STATUS स्टेटस लिखा, तो यहाँ पे लिख के आया है चेंजेस नॉट स्टेज, मतलब जो आपने चेंजेस किए वो स्टेज नहीं है और कमिट भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, उनको स्टेज करो, गिट ऐड और फाइल का नाम लिख के, और फिर उनको क्या करो, कमिट करो। भैया ये हमको पता है, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं इनको, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिट ऐड और बाद में एक डॉट लगाएंगे। इससे क्या होता है कि आपने जितनी भी फाइल मॉडिफाई की होंगी वो सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे एक स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी। वैसे तो क्या होता है, गिट ऐड लिखो उसके बाद फाइल का नाम लिखा जाता है, तो इससे क्या होता है, एक एक फाइल आप स्टेजिंग एरिया में ला रहे हो। पर अगर गिट ऐड और डॉट लिख दिया तो एक साथ जितनी भी फाइल मॉडिफिकेशन की होंगी सब स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी। वैसे तो मेरी एक ही फाइल है, ये bub.js नाम से, बट आप इस चीज का यूज कर सकते हो। मैंने इंटर दबाया
तो अब क्या हुआ, ये स्टेजिंग एरिया में फाइल चली गई है। ओके, कैसे पता चलेगा, गिट स्टेटस करोगे STATUS। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अभी कमिट करने के लिए तैयार है और आप स्टेजिंग एरिया में हो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ग्रीन कलर से अगर ये फाइल का नाम लिख के आ रहा है तो आप समझ जो कि ये आप स्टेजिंग एरिया में हो। अब कैसे कमिट किया जाता है, देखो यहाँ पे सारी हमने लाइन से कमांड लिख के रखी हुई है। कमिट के लिए ये वाली कमांड यूज करेंगे, तो आ जाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है गिट कमिट, फिर आपको लिखना है -m, और आपको कोटेशन मार्क में मैसेज लिखना है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन टाइमर वेरिएबल फॉर टाइमिंग इन गेम। ये मैंने एक कमिट लिखा और एंटर दबाया। अब ये फाइल क्या हो गई, पूरी तरीके से कमिट हो गई। कमिट मतलब सारे चेंजेस आपने वेरीफाई कर दिए हैं। अब ये पूरी तरीके से स्टेजिंग एरिया में भी नहीं है, मॉडिफाइड भी नहीं, मतलब हाँ एक कमिट, एक इसका वर्जन बन चुका है। आप चाहे तो उसको वापस भी ला सकते हैं, पर उसके लिए यार फिर पूरा गिट का आपको कोर्स देखना होगा, उसमें सब चीजें समझ में आएंगी। इस अकेली वीडियो में सारी चीजें बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक वर्जन इसका बन चुका है। हम लोग कौन सी यहाँ पे ब्रांच में है, बग फिक्स नाम की। अब हमको क्या करना होता है, इस कोड को वापस से अपने गिटहब अकाउंट में भेजना है। मतलब जो ब्रांच हमने बनाई है जिसमें ये चेंजमेंट किए हैं, इस ब्रांच को कहां भेजना है, गिटहब अकाउंट में, ठीक है। गिटहब अकाउंट कौन सा भैया, ये वाला मैं दिखाता हूं, ये मेरा वाला, ठीक है। अब भेजने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि क्या गिटहब का अकाउंट जो आप रिपोजिटरी यूज कर रहे हो वो इससे कनेक्टेड है या नहीं है। तो कनेक्टेड पता करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे सारी कमांड लिख रखी है, गिट रिमोट -v, ये गिट रिमोट -v, ये इसको आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप लिखो गिट रिमोट -v। अभी इससे क्या कनेक्ट हो जाएगा, नहीं, इससे ये पता चलेगा कि पहले से कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि मेरे सिस्टम में 90% चांस है कि वो पहले से कनेक्ट होगी, क्योंकि मैंने उसको क्लोन किया है। बाय चांस नहीं होगी तो मैं कनेक्ट करना सिखाऊंगा अभी। गिट रिमोट -v करने पे देखो पता चल गया। कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है फेच, फेच मतलब वहां से कोड लाना, और पुश मतलब वहां पे कोड डालना। और कहां पर, वो लोकेशन देखो पूरी यहाँ पर है, https://github.com/spcracker, spcracker मेरे प्रोफाइल का नेम है गिटहब पे, और उसके बाद रिपोजिटरी का नेम है bubblegame.js.git। अब ये लोकेशन कौन सी है मैं दिखाता हूं। आप आएंगे इस कोड वाली बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पूरी वही लोकेशन है। अब ये कहां पे है हम लोग, ये अभी हम लोग अपने अकाउंट पे नहीं है, अपने अकाउंट पे ले आ जाते हैं योर रिपोजिटरीज पे। ये मैं वो वाला अकाउंट था जो जिससे मैंने क्लोन किया था, मतलब जहां से मैं फॉर्क करके डेटा लाया था। अब देखो यहाँ पे जैसे कोड वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो https://github.com spcracker bubblegame.js, ये लोकेशन और ये लोकेशन देखो सेम है। अगर ये लोकेशन सेम ना होती और ये ओरिजिन ना आ रहा होता तो हम लोग कोड को पुश नहीं कर सकते, मतलब यहां से आप कोशिश तो करोगे पर वहां पर जाएगा नहीं वापस। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कमांड लिखते हैं गिट ऐड रिमोट, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, गिट ऐड रिमोट, ये वाली गिट रिमोट ऐड ओरिजन। अब ओरिजन का आपको यूआरएल देना होता है, गिट रिमोट ऐड ओरिजन, और यूआरएल कौन सा, यूआरएल यही वाला कॉपी कर लो, ये वाला। अब कॉपी करोगे तो यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर देना। तो हम लोग बता रहे हैं कि गिट को रिमोटली कनेक्ट करो, मतलब ऐड करो किसके, कौन से ओरिजिन के साथ, इस ओरिजिन के साथ, मतलब इस लोकेशन के साथ। अब मैं जब इसको इंटर दबाऊंगा ना तो क्या होगा, ये बता देगा एरर, क्योंकि मैं पहले से ही कनेक्टेड हूं। देखो मैंने बताया इंटर, तो ये लिख के एरर, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब पहले से ही एग्जिस्ट करती है, पहले से ही कनेक्टेड है। पर अगर आपके में ये कनेक्टेड ना हो, जैसे यहाँ पे मेरे में दिखा रहा है, आपके में आपकी लोकेशन ना दिखा रही हो, तो आप इस तरीके कनेक्ट कर लोगे तो सही है। बिना कनेक्ट करे आप कोड डाल नहीं सकते हो। तो क्या हुआ, इतना क्लियर हो गया कि हम लोग यहां से गिटहब वाली प्रोफाइल पे मतलब रिमोटली कनेक्ट है, यहां से कोड वहां पे हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। अब भेजना कैसे, भेजने के लिए देखो सारी कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। गिट पुश ओरिजिन, अब ओरिजिन क्या है, वो गिटहब की प्रोफाइल, पुश मतलब भेजना, और गिट तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आप गिट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। ब्रांच का नाम लिख देना जो ब्रांच आप भेजना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, गिट पुश ओरिजिन, अब ब्रांच कौन सी है, ये बग फिक्स। जैसे ही हम लिखेंगे बग फिक्स, ठीक है, अब इसको इंटर दबाते, ये ब्रांच के अंदर जो कोड में आपने चेंजमेंट किया है, क्या चेंजमेंट किया हम लोग ने, टाइमर फंक्शन में डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है। तो ये कोड पुश करते ही वहां पर गिटहब की प्रोफाइल में चला जाएगा, और वहां पे एक बटन दिखेगा, मैं दिखाता हूं, यहां पर एक बटन दिखेगा कंपेयर एंड पुल का,
ठीक है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का। अभी नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे एंटर दबाऊंगा ये। अब इसमें कभी कभी 1-2 सेकंड का टाइम ले सकता है, अगर काफी बड़ा कोड बेस है, आपका इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है, चाहे वो फेच करना हो या पुश करना हो, दोनों पे ही इंटरनेट पे डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, अब ये कोड जा चुका है। अब हम आते हैं अपने गिटहब प्रोफाइल पे। देखो ये बटन आ गया, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अब कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, ये है लास्ट स्टेप। इस बटन को दबाने के बाद एक पुल रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, हमारे उस ओपन सोर्स रिपोजिटरी के मालिक के पास में। अब वो मालिक, जैसे आप नोड जेएस यूज कर रहे हो, तो नोड जेएस को जो भी हैंडल कर रहा हो, वहां के जो भी मॉनिटर करने वाले या जो हमारे मेंटर्स होते हैं और वहां पे जो भी उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उनके पास जाएगा। जो कोड को समझते हैं, जिन्होंने नोड जेएस का कोड लिखा हुआ है, वो आपके कोड को चेक करेंगे। अगर आपका कोड वैलिड हुआ, रियल में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो वो कोड मर्ज कर दिया जाएगा ओरिजिनल कोड के साथ, मतलब मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। पर अगर आपने कुछ ऐसा गड़बड़ लिख दिया जो उनको नहीं समझ में आया, या फिर वो आपसे ये चाहते हैं कि इसको और अच्छे से लिखो, तो बदले में वो आपको फीडबैक दे देंगे, आपको दोबारा से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब जैसे यहां पर हम लोग आ चुके हैं, सबसे पहले एक बार मैं ये दिखाता हूं, आप यहाँ पे आओ। ये जितने स्टेप थे ये सारे फॉलो हो चुके हैं। देखो हम लोग ने क्या किया, चेंजेस लोकली किया, फिर टेस्ट कर लिया, फिर स्टेज एंड कमिट कर दिया। स्टेज करने के लिए गिट एड डॉट कमांड का यूज किया, कमिट करने के लिए गिट कमिट -m, और उसके बाद मैसेज लिखा था, हो गया। पुश द ब्रांच, ब्रांच को पुश कर दिया। कैसे किया, गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नेम। ठीक है, अब क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट पे बस जैसे क्लिक करेंगे ये पुल रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ रिव्यू के लिए वेट करना है। उसके बाद आपका काम नहीं है, आप देखना है कि वो फीडबैक क्या दे रहे हैं, और अगर फीडबैक नहीं दिया तो उसका मतलब मर्ज कर देंगे, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे अभी आपने देखा था चेकिंग लिख के आया था। चेकिंग का मतलब क्या है कि जो कोड आप भेज रहे हो वो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट नहीं कर रहा है। भैया कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विरोध। विरोध कब आता है, जैसे सेम कोड आप भी भेज रहे हो कोई बटन को सही करने के लिए, वही सेम कोड कोई और भी भेज रहा हो सकता है वो भी उसी बग पे काम कर रहा हो, आप भी काम कर रहे हो, दोनों लोग ने एक साथ भेजा, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि किसका कोड रखें किसका ना रखें। हो सकता है उसकी जगह कोई और कोड नया डाल दे तो तीसरा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो पहले चेक किया जाता है कि क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे एबल टू मर्ज। एबल मतलब कि हाँ ये मर्ज होने के लायक है, हम मर्ज हो सकता है, अगर जहां के कंट्रीब्यूटर तो आप जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग चाहें तो। ठीक है, अब लोकेशन दिख रहा है कि ये बेस रिपोजिटरी, बेस रिपोजिटरी मतलब मेन, जहां से आपने कोड को फॉर्क किया था। फॉर्क मतलब अपने प्रोफाइल पे लेके आए थे। कौन सा, सबसे पहले प्रोफाइल का नेम SM61 ये प्रोफाइल का नाम है, जैसे मेरी प्रोफाइल का नाम एसपी क्रैकर है वैसे ये। उसके बाद रिपोजिटरी का नाम, ठीक है, और ब्रांच कौन सी है, मेन ब्रांच। फिर यहाँ पे हम लोग ने पुश जो जिसने किया है वो लिख के आएगा हेड रिपोजिटरी, मतलब जिसने पुश किया है। एसपी क्रैकर मेरे अकाउंट का नाम है, गेम जीएस बबल गेम जीएस ये उस रिपोजिटरी का नाम है। और ब्रांच कौन सी है, बग फिक्स ब्रांच। देखो दो ब्रांच है, एक मेन एक बग फिक्स। बग फिक्स भी एक न्यू ब्रांच क्यों क्रिएट कराई थी, इसका क्या जरिया हुआ। देखो न्यू ब्रांच इसलिए क्रिएट कराते हैं कि जब आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तो वो लोग जब देखेंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है कि अच्छा इस बग के लिए ये ब्रांच क्रिएट की गई थी। कोई नया फीचर क्रिएट करना है तो उसके लिए अलग, मतलब आप मेन ब्रांच में आइसोलेट रखते हो उसको, चाहे आपकी हो चाहे उनकी हो, आप हर चीज के लिए एक न्यू ब्रांच बना लेते हो। तो अगर अब उनको समझ में आएगा अच्छा हाँ ये बग के लिए सही काम इन्होंने किया है, तो वो आपकी ब्रांच को लेंगे और मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर देंगे। बट अगर आप मेन ब्रांच से करते हो तो दिक्कत है, हर चीज के लिए एक अलग ब्रांच बनाओ। ये तरीके होते हैं अच्छी प्रैक्टिस के। ओके, अब आपका काम खत्म है, आप यहाँ पे बस एक कमिट कर दो। ठीक है, तो कमिट करने के बाद यहाँ पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे कमिट क्या करेंगे, जैसे ये टाइटल तो लिखे ही है, तो आप यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, डमी डिस्क्रिप्शन। इन दिस कोड आई एम फाइंड अ बग ऑन bub.js file in timer variable where a decrement operator are missing। ये मैंने नॉर्मल लिख दिया इस तरीके से, और यहाँ पे बस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ पे आपका काम खत्म। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है चेकिंग फॉर एबिलिटी टू मर्ज। अब यहाँ पे लिख के आया दिस ब्रांच हैज नो कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है विद द बेस ब्रांच, बेस ब्रांच के साथ।
अब डिपेंड करता है सामने वाला क्या करेगा और आप पे कोई भी मतलब आप चाहे तो यहाँ पे क्लोज पुल रिक्वेस्ट आप चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, पर जब तक आपको क्लोज नहीं करनी जब तक आपको कुछ निष्कर्ष ना मिल जाए उधर से, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एडमिन के पास चली गई, हम लोग एडमिन बोल रहे हैं जो मेन मान लो नोड का जो भी रख रखाव कर रहे होंगे, ये जिसके लिए भी आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग उनको एडमिन बोल रहे हैं, ठीक है। आप कंट्रीब्यूटर हो, वो एडमिन है। अब कंट्रीब्यूटर का काम खत्म, एडमिन के पास पुल रिक्वेस्ट चली गई। अब हम लोग एडमिन का अकाउंट खोलते हैं, ये मैंने ऑफ किया। अब मेरे पास एडमिन का भी अकाउंट है, मतलब इस रिपोजिटरी का अकाउंट है मेरे पास, एक्सेस है, ठीक है। तो अब यही वाली ब्रांच थी, ये वाली ब्रांच पे हम लोग आएंगे। आने के बाद देखो यहाँ पे जैसे ही आए तो सबसे पहले इशू दिखा, इशू पे हम लोग गए। अब इशू आपने जो लिखा था, फाइंड अ बग इन bug.js फाइल इन अ वेरिएबल नेम टाइमर, ओके, इस पे मैंने क्लिक किया। अब अगर चाहे तो इस पर और बातचीत हो सकती है, जैसे क्लिक किया अगर हमको कुछ आपको बताना हुआ, कोई फीडबैक शेयर करना हुआ, जैसे मैंने कहा कि कुछ फीडबैक शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख के कमिट कर देंगे तो एक फीडबैक शेयर हो जाएगा। बट मान लो पुल रिक्वेस्ट भी आई है, मैंने पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। अब पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने कहा ऐड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन टाइमर वेरिएबल फॉर टाइमिंग इन गेम, ठीक है, ये आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन देखने को मिला, इन दिस कोड आई फाउंड अ बग ऑन bug.js फाइल इन टाइमर वेरिएबल वेयर अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर मिसिंग, ठीक है। अब नीचे मुझको क्या दिख रहा है, रिक्वायर अप्रूवल फॉर स्पेसिफिक व्यूअर्स बिफोर मर्जिंग, रिक्वायर अप्रूवल, अप्रूवल चाहिए, डायरेक्ट मर्ज नहीं हो सकता है, मर्जिंग से पहले स्पेसिफिक व्यूअर्स कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा अप्रूवल चाहिए। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हैज नॉट बीन सेटअप, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सेटअप नहीं है और कोई जल्दी करेगा भी नहीं कि मतलब ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाए। अब यहां पे ऑप्शन क्या मिलता है, क्रिएट अ मर्ज कमिट, स्क्वैश एंड मर्ज, रिबेस एंड मर्ज। अब देखो all commits from the branch will be added to the base branch via merge commit, merge commit द्वारा जितनी भी ब्रांच है सब मर्ज हो जाएंगी। squash and merge, the one commit from this branch will be added to the base branch, इसका एक कमिट मेन ब्रांच से हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, ये ऊपर वाला मेन है। अब आपको अगर ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे चेकिंग होगी और मर्ज कर दिया जाएगा, ओके। Successful merging this pull request may close this issue, okay, successful merging this pull request may close this issue, okay। अब मैं जैसे ही मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूं, कंफर्म मर्ज एक बार फिर से पूछ रहा है, क्लिक करता हूं, मर्जिंग हो रही है और मर्जिंग होने के साथ साथ आपका यहाँ पे कोड मर्ज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिख के आया मर्ज, मर्ज मतलब आपका ये वाली लोकेशन और ये वाली लोकेशन दोनों मर्ज हो चुकी हैं, ठीक है। मर्ज हो जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो कुछ कमिट कर सकते हो और ना चाहो तो कोई बात नहीं। तो ओके, योर कोड आर मर्ज विथ बेस मेन ब्रांच, ओके, कमिट कर देते हैं एक, ये हो गया कमिट हमारी तरफ से। अब सामने वाले के पास फीडबैक चला जाएगा और वो देख सकता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चेंजमेंट भई हैं। अब चेक्स जीरो कमिट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कमिट है, एक कमिट सामने वाले द्वारा किया गया है। और फाइल चेंज पे आ जाओ, सबसे पहले फाइल चेंज पे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा क्या चेंजमेंट किया था उसने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टाइमर लिखा, उसके आगे देखो ये माइनस माइनस, मतलब इसने पहले देखो, पहले ऐसा था ऊपर टाइमर के आगे माइनस माइनस नहीं लगा था, मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा था रेड वाली लाइन में, और ग्रीन वाली लाइन में दिखा रहा है कि माइनस माइनस लगा हुआ है। तो इसने ये दिखा दिया कि यहाँ पे माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऐड किया गया है। रिव्यू चेंजेस करने के बाद आप चाहें तो क्लिक करके सबमिट रिव्यू कर देते हैं, ओके आई एम रिव्यू द कोड, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया सबमिट रिव्यू, ओके। अब आपका काम खत्म, ठीक, यहां से एडमिन का भी काम खत्म, योर रिव्यू वाज सबमिटेड ऑन अ मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब पुल रिक्वेस्ट जो यहाँ पे वन लिख के आ रहा था वो भी खत्म हो चुका है। और इशू में भी आप चाहें तो इशू को क्लोज कर सकते हैं, सामने वाला चाहेगा तो वो भी इशू को क्लोज कर सकता है। क्लोज इशू पे मैंने क्लिक किया और ये इशू क्लोज हो चुका है। आप चाहें तो रीओपन भी कर सकते हैं पर कोई जरूरी है नहीं। अब आते हैं अपनी वाली जो हमारी वाली है, ठीक है। अब जैसे मैं अपने वाले में आया तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि मर्ज कर दिया गया है और हमारी पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुकी है। उन्होंने जो फीडबैक दिया था वो भी यहाँ पे देखो दिख रहा है, ओके योर कोड आर मर्ज विथ मेन ब्रांच, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख के आया,
पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड, आपने जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी थी वो सक्सेसफुली मर्ज कर दी गई है एंड क्लोज कर दी गई है। यू आर ऑल सेट, द एसपी क्रैकर बग फिक्स ब्रांच कैन बी सेफली डिलीटेड। ठीक है, यू आर ऑल सेट सबसेट हो चुका है, उस ब्रांच को सेफली डिलीट किया जाता है। इफ यू विश यू कैन आल्सो डिलीट द फॉर्क ऑफ, आप चाहें तो इस फॉर्क की गई रिपोजिटरी को भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ब्रांच पे क्लिक करते हैं और ये हमारी ब्रांच भी डिलीट हो गई। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट क्लोज्ड, सब चीजें क्लोज्ड। आप चाहें तो वापस से ब्रांच को रिस्टोर कर सकते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, सब चीजें लगभग हो चुकी हैं। आते हैं यहाँ पे अपनी रिपोजिटरीज पे। ठीक है, अब चाहें तो ये वाली रिपोजिटरी को डिलीट कर दें, चाहे तो रखे रहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ठीक है, वैसे अगर और को आप कुछ करना चाहते हो तो रख सकते हैं। यहाँ पे जो एक ब्रांच बनी थी एक न्यू बग फिक्स नाम से, वो डिलीट हो चुकी है, अब वो नहीं है। ओके, कहाँ से? आपके गिटहब अकाउंट से। क्लियर है? और चीजें क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो कमांड्स मैंने लिख रखी हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे कमांड्स को एक एक समझा देता हूँ। देखो, गिट क्लोन यूआरएल से क्या होता है कि आपके गिटहब अकाउंट में जो भी रिपोजिटरी पड़ी है उसको क्लोन करके सारा कोड आप अपने कंप्यूटर में ले आओगे। गिट ब्रांच से क्या होता है कि आप चेक कर सकते हो कि क्या और कोई ब्रांच है मेन ब्रांच के अलावा, तो ये चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद गिट ब्रांच लिखो, उसके बाद ब्रांच नेम लिखोगे, तो अगर उस नाम की कोई ब्रांच नहीं हुई तो नई ब्रांच बन जाएगी। गिट चेकआउट और उसके बाद ब्रांच नेम लिखोगे तो जो नई ब्रांच बनी है उसके अंदर आप चले जाओगे। गिट स्टेटस से आप चेक कर सकते हो कि अभी क्या है, मतलब मॉडिफाई की गई है, फाइल स्टेज पे है या फिर कमिट कर दी गई है, ये चेक कर सकते हो। गिट ऐड और उसके आगे डॉट लगा दोगे तो जितनी भी फाइल आपने मॉडिफाई करी होंगी वो सारी स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी। गिट कमिट -m और उसके बाद मैसेज लिख के आप कमिट कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो चेंजेस को। ठीक है, उसके बाद गिट रिमोट -v से क्या होता है, हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो रिपोजिटरी है वो सही से कनेक्टेड है हमारे सिस्टम से। हम अगर यहाँ से कोड पुश करेंगे तो वहां पहुंच जाएगा, तो वो दिखा देता है ये कमांड डालने के बाद। और अगर नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करो, गिट रिमोट एड ओरिजिन लिखो, यूआरएल डालकर आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो वो वाली रिपोजिटरी को, गिटहब की, आपकी गिटहब की रिपोजिटरी को आपके लोकल सिस्टम से। फिर गिट पुश ओरिजिन इतना लिखा, उसके बाद ब्रांच नेम लिखा, आपकी ब्रांच पुश हो जाएगी आपके गिटहब अकाउंट पे और आप वहां पे कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? सारी कमांड्स भी आपको मैंने बता दी। ठीक है, यहां पर कुछ समझाने लायक ज्यादा बचा नहीं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया करो, इशू देख लिया करो, कोई बग वहां से मिल रहा है तो वहां से देख लो, अगर खुद से आप कोड चेक करना चाहते हो तो फॉग करो। अब फॉग करने का थोड़ा ये सिनेरियो मैं सोचता हूँ एक बार अच्छे से फिर से समझा दूं। मैं बस 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा अब आपका टाइम लेना नहीं है, मैं इसको समझाता हूँ फटाक से। ये सबसे पहले मान लो ये क्या है, ये आपकी, 1 सेकंड में पहले बना लूं फिर समझाता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये आपका Node.js का अकाउंट है। ठीक, ये क्या है, ये मेरा अकाउंट है, मान लो मेरा पर्सनल एसपी क्रैकर नाम से। ठीक है, CRACKER, ये मेरा लोकल कंप्यूटर है। ठीक, अब इसके अंदर मान लो ये कुछ कोड है। ठीक, इस कोड को हमें यहां लेकर आना है अपने अकाउंट में। ठीक है, अपने अकाउंट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से फोर्क करेंगे। फोर्क वाली बटन दिखी थी, फोर्क करने पे क्या होगा, ये कोड यहां से यहां आ जाएगा। क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, कॉपी होके एक फोल्डर यहां से वहां चला जाएगा। तो ये कोड यहां भी आ गया मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे गिटहब के अकाउंट में, लोकल कंप्यूटर में नहीं, गिटहब के अकाउंट में। ठीक, अब इस कोड में चेंजमेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमको अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर कोड एडिटर में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां लाएंगे, किस कमांड के थ्रू, हम लोग वो कमांड लिखते हैं गिट क्लोन, और इस रिपो का हम लोग लिंक डाल देंगे। लिंक डालने से ये क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी हमारे सिस्टम में। ठीक है, कॉपी हो जाएगी हमारे सिस्टम में, मतलब लोकल कंप्यूटर में। अब यहां पर मान लो कोड आ गया। ठीक, कोड आने के बाद क्या किया जाता है, समझो। पहला स्टेप, कोड आ गया। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर जाके एक इशू बना सकते हैं अपनी तरफ से, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो मान लो हम लोग ने यहाँ पे एक इशू बना दिया और बता दिया कि क्या नया बग मिला है। उसके बाद आप लोकल कंप्यूटर में आते हैं, एक फर्स्ट सबसे पहले एक न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं और उस ब्रांच के अंदर चले जाते हैं। ठीक, फिर सेकंड नंबर पे आप कोड को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसमें जो भी चेंजमेंट करने हैं, कुछ लिखना है, कुछ हटाना है, सब कुछ करके सेकंड में टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट कर लिया,
फिर थर्ड नंबर पे क्या करना होता है, थर्ड नंबर पे स्टेज करो, मतलब स्टेजिंग एरिया पे लेके आओ, किससे, गिट कोड डॉट से, और स्टेज करने के बाद उसको कमिट करो। कमिट करने के बाद फोर्थ नंबर पे हमको करना होता है चेकिंग कि हमारी ये वाली प्रोफाइल, ये वाली एसपी क्रैकर वाली लोकल सिस्टम से सही से कनेक्ट है। चेकिंग कैसे करते हैं, गिट रिमोट -v से। अगर नहीं कनेक्ट है तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करके यूआरएल डाल के हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैं बता चुका हूं। चेकिंग करने के बाद मान लो सब कनेक्टेड है अच्छे से, भली बात है, तो पांचवें नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं कोड को। पुश करते ही क्या होगा, ये कोड यहां से उठता है और वापस से यहां चला जाता है। ठीक, यहां पे जाने के बाद में अब क्या होता है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती है। ठीक, ये एक बटन आ जाता है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, मतलब यहां पे आपने क्लिक किया, तो यहां से उठ के एक रिक्वेस्ट यहां पे जाती है आपके कोड के ब्रांच के साथ में, मतलब कोड का ब्रांच भी यहां पे आई है, ये ब्रांच जो आपने यहां ब्रांच बनाई थी वो ब्रांच यहां पे आई है। अब यहां जो एडमिन होता है वो क्या करता है, आपके कोड को चेक करता है, अगर सब कुछ वैलिड है तो वो मर्ज कर देगा विथ मेन ब्रांच और पुल रिक्वेस्ट क्लोज कर देगा। ये सारा प्रोसेस है, इसी को कंप्लीट हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब किसी को ये आता हो कि भैया एक बात बताओ, हम थोड़ा सा मान लो चलो इतना तो हम लोग कर लेंगे, पर हम लोग ये बताओ कि बात कैसे करें वहां पे कंट्रीब्यूटर से या मेंटर से बात कैसे करें। आप जब भी किसी भी प्रोफाइल में जाते हो, चाहे Node.js की हो, किसी भी गिटहब प्रोफाइल में, जब थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वहां पे लोग दिखते हैं। वहां पे लोग दिखने के साथ साथ, जैसे मान लो मैं यहां पर आता हूं होम पे, मैंने यहां पे सर्च किया नोड 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 नोड, यहां पे आया। अब यहां पे जितने कंट्रीब्यूटर्स हैं ये देखो 3000 से ज्यादा हैं। ये सारे कंट्रीब्यूटर्स पे आप देख सकते हो और इनके बारे में जान सकते हो। ठीक है, सारों का अकाउंट भी मिल जाता है, जैसे ये पर्सन है, इनका अकाउंट मिल गया। ठीक है, अब आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे इनकी ईमेल भी मिल जाएगी और इनका भी कोई पर्टिकुलर लिंक्डइन वगैरह होगा तो वो भी मिल जाएगा और आप यहाँ से उनसे मदद ले सकते हो। नहीं तो कोई उनका स्लैक का अकाउंट या कोई ऐसा अकाउंट होगा जहां से वो सारे आपस में बात करते होंगे, वो भी वहां मेंशन होगा। और सबसे बढ़िया, आप जीसॉक के जरिए जब ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड करते हो तो वहां पे आपको वो लोग देते हैं बात करने के लिए, कोई चैट का, कोई ईमेल का, कुछ ना कुछ लिंक मिलता है। थोड़ा सा फाइंड करोगे सब मिल जाएगा। कहां पे, मैं दिखा देता हूं, जीसॉक, ये मैं गया, मैं यहाँ पे कोई सा भी प्रोफाइल खोल लेता हूँ, मान लो क्रिएटिव कॉमन्स खोला। क्रिएटिव कॉमन्स खोलने के बाद सबसे पहले देखो चैट और ब्लॉग, दो चीजें मिल गई। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी देखो कंट्रीब्यूट, यहाँ प्रोजेक्ट लिस्ट, और यहाँ पे सब ढूंढोगे ना, सब कम्युनिटी, ज्वाइन द कम्युनिटी पे जाओगे तो यहाँ पे मेलिंग लिस्ट यहाँ से, और स्लैक का अकाउंट का लिंक, सब देखो सब मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब मैं फालतू में वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, इतने में आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, ये कंप्लीट आपको समझ में आया, सारी कमांड, सारी चीजें हम लोग ने समझा दी। ओके, इसके लास्ट में एक जीएल स्लाइड समझ लो जिसमें हम जीसॉक के बारे में बात करने वाले थे। जीसॉक एक्चुअल में क्या है? जीसॉक गूगल द्वारा कराए जाने वाला एक इवेंट है जिसमें गूगल खुद कुछ नहीं, मतलब कोई कोड वोड नहीं कराता। गूगल में आप नहीं कोड नहीं करोगे, गूगल बहुत सारी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन को बुलाता है। जेंगो हो गई, रिएक्ट हो गई, और भी न्यूट्रॉन व्यूट्रॉन जो भी मैंने दिखाया था वो हो गई, सारी आती हैं। ठीक है, वो अपना अपना कुछ कुछ प्रोजेक्ट वहां पे मेंशन करती हैं। बस गूगल ये देखता है कि सब चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, किसी के साथ धोखा ना हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे स्टूडेंट्स हो। फिर स्टूडेंट जाते हैं जीसॉक की वेबसाइट पे, ये सामने वेबसाइट की लिंक है, इसको आप यहाँ पे डायल मतलब लिख के जा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना और उससे निकाल लेना टेक्स्ट को, जैसे ही डालोगे क्रोम पे जा सकते हो, जीसॉक लिखना आप पहुंच जाओगे। फिर वहां पर स्टूडेंट रजिस्टर्ड करते हैं, 3 महीने 6 महीने का प्रोग्राम होता है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटरशिप प्रदान की जाती है, आपको सारी चीजें साझा की जाएंगी, आपको उनके प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। वो ओपन सोर्स ही होती है, गिटहब में जैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके बदले आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है।
वहां के थ्रू जब करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। हर साल ये होता है, मार्च के महीने में आपको यहाँ पे पोर्टल खुल जाता है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए प्रपोजल तैयार करना होता है। प्रपोजल कैसे तैयार करना है उसके लिए ये आप इस लोकेशन पे जाओगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे प्रपोजल तैयार करना है। इसमें फायदा क्या है, $1500 से लेके $3000 तक का आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है एक स्टूडेंट के लिए इंडिया में। तो अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। साथ में आपको एक रिज्यूमे के लिए बहुत पावरफुल चीज मिल जाती है कि हाँ हमने जीसॉक क्लियर किया है, तो कोई भी प्लेसमेंट के लिए आराम से आपको सोच लेगा कि इसको रियल लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में पता है, ठीक है, कि कैसे कोड किया जाता है बड़े प्रोजेक्ट में। तो बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, सारी ओपन सोर्स कंपनीज ही आती हैं। अब जीसॉक कैसे क्लियर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, प्रपोजल कैसे तैयार करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, कैसे हम लोग वहां पे अपना एक तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए जीसॉक की एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। एक एक डाउट, जैसे इस वीडियो का डाउट सारे क्लियर है, वैसे जीसॉक के ऊपर वो एक अकेली वीडियो काफी, उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा 2 प्रोग्राम और होते हैं जीसॉक के अलावा, एक होता है आउटरीची और एक होता है एमएलएच फेलोशिप। ये देखो, एक आउटरीची एक एमएलएच फेलोशिप, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। पर जीसॉक इनसे काफी अच्छा मुझे लगता है। पैसे तो ये दोनों ज्यादा देते हैं जीसॉक से ज्यादा, पर ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा जीसॉक को प्रिफर करते हैं, ठीक है। तो जीसॉक में तो आप कर सकते हो, अगर आपको स्किल्स है वेब डेवलपमेंट में, मर्न स्टैक वगैरह आता है या कोई भी स्किल्स है, तो जीसॉक आप आराम से कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी लगानी होगी, वो सारा मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आई थिंक ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। प्रपोजल बनाने की लिंक दी, इस पे जाके पढ़ना, एक आर्टिकल है अच्छा सा, आप प्रपोजल तैयार कर लोगे। अर्न करने के यही तरीके होते हैं। बाकी सोशल में आप लोगों से कंट्रीब्यूट करते हो, आप एक तरीके से कम्युनिटी बनाते हो, नेटवर्क बनाते हो अच्छे यहाँ पे ओपन सोर्स में, और एक तरीके से खुद की भी एक दिल में शांति मिलती है कि हाँ हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे द्वारा लिखा गया कोड, चाहे वो 1 लाइन का हो चाहे 10 लाइन का हो, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब लाख तो फिर भी छोटा कहूंगा, अगर आप एंड्रॉइड जैसे प्लेटफॉर्म के लिए कुछ भी ऐड करते हो, कुछ भी आपने चाहे बग भी सॉल्व किया, तो आप समझो करोड़ों लोग उसको यूज करते हैं। तो एक खुशी होती है कि मैं डायरेक्ट करोड़ों लोगों तक अपनी सर्विस डाल पा रहा हूं, ठीक है, जो कि समय के साथ आप कर पाओगे, धीरे धीरे ही सीखते हो। मेरा मोटिव यह था कि स्टूडेंट्स जो ओपन सोर्स को जानना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसी वीडियो बना दो जो सारी जानकारी उनको दे दे। उसके बाद उनके ऊपर प्रेफर करता है कि वो चीज वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो आपके लिए सारे गाइडेंस है, सारी पोर्टल खुले हुए, सारे रास्ते खुले हुए हैं, आपको सिर्फ चीजें सीखनी है और करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आई होप सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जितनी स्लाइड्स हैं तो सबकी पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी नहीं मिलेगी, क्या कहते हैं, ये कमांड्स की, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला स्क्रीनशॉट अब ले लो और दूसरा स्क्रीनशॉट अब ले लो, 2 स्क्रीनशॉट में सारी कमांड्स आ चुकी होंगी। बस यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक आप कर सकते हो, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना, काफी सारे कोडिंग कोर्सेज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। काफी सारे एडवांस कोडिंग कोर्सेज आने वाले हैं, पाइथन के और काफी सारे कोर्सेज। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूं। वीडियो कैसी लगी जेन्युइन फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट में। बाकी जो लोग आ रहे हैं तो कमेंट पढ़ते हैं तो उससे उन्हें ये लगता है कि हाँ ऑथेंटिक वीडियो है। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।